बाजारों में कमजोरी के साथ कारोबार, हालांकि निचले स्तरों से हल्की फुल्की रिकवरी बचाए है आखिरी 1.5 घंटा। कुछ रिकवरी और बेहतर दिखेगी या फिर रहेंगे दबाव में, लेंगे इस सवाल का जवाब और करेंगे कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। गिरावट के बीच कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल से क्या बाजार संभले रहेंगे या फिर और फिसलेंगे, समझेंगे आनंद जी के साथ। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात ये दीप की बाजार में गिरावट का माहौल और निफ्टी अब 17,000 के नीचे एक कुछ मिनटों के लिए जाने के बाद वापस रिकवर होकर 17,100 के करीब है। बैंक निफ्टी ने 38,500 के आसपास सपोर्ट लिया, 38,700 के करीब है। 2% का नुकसान, 2.25% का नुकसान बैंक निफ्टी में नजर आएगा, तो 1.25 से 1.5% का नुकसान आपको निफ्टी में दिखेगा और सेंसेक्स भी 1.25% नीचे है। आप पर है IT इंडेक्स और बाकी सारे सेक्टर्स तेज गिरावट का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स, रियल एस्टेट, ऑटो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं और इसके अलावा चौतरफा बिकवाली ब्रॉडर मार्केट में, और इसी की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.5 से 3.5% लुढ़कते हुए आपको नजर आएंगे। कमजोरी की एक और बड़ी वजह करेंसी मार्केट से आती हुई दिख रही है। अब नया लाइफ लो है 81.65 का। $1 के सामने रुपए ने अब तक का सबसे निचला स्तर आज ही छूकर रिकॉर्ड बनाया है। वहीं कच्चा तेल भी 8 महीने बाद पहली बार $85 के नीचे फिसला है, तो कच्चे तेल में भी गिरावट का माहौल दिख रहा है। उतार चढ़ाव के बीच डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है। 100 से 200 पॉइंट कमजोरी की रेंज में डाउ फ्यूचर्स उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। 100 के आसपास आते हैं तो फिर से कमजोर हो जाते हैं और 200 पॉइंट कमजोर होते हैं तो फिर से रिकवर होकर 100 पॉइंट के आसपास आ जाते हैं। अच्छी बात यह कि एशिया और एशिया के बाद अब दोनों में कमजोरी है, पैनिक नहीं है, तो माहौल उतना खराब नहीं है। यूरोप के बाजार सपाट है और डाउ फ्यूचर्स थोड़ी रिकवरी के मूड में है। दीपा, अब ये है इस वक्त की अब तक की बड़ी बात है। थोड़ी देर पहले सर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव भी हो गया था, 25-30 पॉइंट ऊपर भी दिख रहा था, वहां से फिर से फिसला है। बट दो तरह से समझना चाहूंगा सर। आज के लिए क्या समझें कि एक बार के लिए जो 17,000 तोड़ना था, पैनिक बॉटम बनाना था, क्या आज के लिए वो हो गया? और एक थोड़ा डायरेक्शनल व्यू भी जो बन रहा है, क्योंकि 4 दिनों से अमेरिकी बाजार फिसले, 3 दिन से तो लगातार हमारे बाजार भी फिसल रहे हैं, तो क्या थोड़ी सेलिंग ज्यादा हो गई है, जैसे आप सुबह भी बता रहे हैं? ओवरसोल्ड तो है और ओवरसोल्ड मार्केट थोड़े और ओवरसोल्ड भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओवरबॉट मार्केट भी ओवरबॉट और ज्यादा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से दीप लेने का टाइम है, ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास जगह है, आप मौके का इंतजार करें तो टुकड़ों में पैसा लगाने का वक्त है, बजाय इसके डरने का। एक चीज और दिखाना चाहता हूं जिस पर शायद नजर बहुत लोगों की है नहीं, और वो है डॉलर इंडेक्स। एक बार आप लेकर आइए। ऊपरी स्तर से डॉलर इंडेक्स बड़ा तेजी से नीचे आया है, और अगर उस पर आप भरोसा करें, मेरे ख्याल से हाई लेवल शायद 114 के ऊपर, 114 की रेंज इनके नजदीक पहुंचा था। 114.2.3 ऐसा कुछ है। हाँ, तो मतलब वहां से करीबन 1.5% आपका 1.5 पॉइंट नीचे आया है, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे होता दिख रहा है। क्रूड आपका वहीं पर स्टेबल है, $85 के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखा रहे। मुझे लगता है बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा इमीडिएटली वी शेप रिकवरी होकर आप ये सोचे कि बहुत भाग जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे यहाँ इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है FIs की तरफ से, वो है करीबन आप देख लीजिए मुश्किल से 20% की बची थी। ओवरसोल्ड मार्केट है पुट कॉल रेशियो पर, मेरे सामने और डेटा आ भी गए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर थोड़ी खरीदारी का, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे आज या कल के लिहाज से नहीं। अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको धीमे धीमे खरीदारी का मौका देखना है। वहां पर आप रखिए नजर। डिस्काउंट में काफी सारी चीजें मिल रही हैं। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स ये दोनों भी जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले आज स्टार हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखिए। बोर्ड बैठक होने वाली है ऑथराइज शेयर कैपिटल और साथ ही प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर। 27 सितंबर कल के दिन में वर्ल्ड टूरिज्म डे है सबसे पहले। साथ ही ग्रैन्यूल्स का जो बाईबैक है वो खुलता हुआ नजर आएगा। 400 रुपये आपको याद होगा प्रति शेयर पर यह बाईबैक प्राइस रखा गया था। साथ ही कोस्टल कॉर्पोरेशन, इसके राइट्स इशू बंद होते हुए नजर आएंगे, और साथ साथ IFCI पर भी नजर रखनी है। यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट AGM होने वाली है LIC की, MCX और साथ ही NDTV की, तो यहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलना है। और साथ साथ बोनस शेयर जो जारी किए थे भारत गियर्स ने, उसकी एक्स डेट है। US के लिहाज से जुलाई महीने के हाउस प्राइस इंडेक्स डेटा भी आते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक 28 सितंबर की बात है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है
वो बुधवार से शुरू होती हुई दिखेगी और शुक्रवार को इसका फैसला आता हुआ दिखेगा आपके सामने। साथ ही ITI यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है शेयर जारी करने पर, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट करेंगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एक्स डेट है पॉन्डी ऑक्साइड्स और राम रत्न वायर्स की, जिन्होंने बोनस शेयर जारी किए थे। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अंत में जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग मिनट्स आती हुई दिखेंगी, और साथ ही US की जो FOMC के मेंबर हैं बुलार्ड साहब, उनकी भी स्पीच होगी 28 तारीख को। फिर से उनकी है सर, मतलब जेरोम पावेल की नहीं है। वो ज्यादा खतरनाक तो पावेल साहब के बाद तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो बुलार्ड साहब है, बिल्कुल। बुलार्ड साहब तो पिछली बार तो बुलार्ड साहब खराब नहीं बोले थे, है ना? नहीं, इन लाइन मतलब हाँ कुछ नया नहीं। तो इस बार खराब बोलने का टर्न है। कभी इनकी भाषण कब है? 28 तारीख को, वेडनेसडे। ठीक है, बढ़िया। ओके, खबरों वाले शेयर अरमान जी बताएं। सबसे पहले एलिकॉन कैस्टेलॉय पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को JLR से 5 साल के लिए जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये EXL हाउसिंग की जो सप्लाई है उसके लिए इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बालाजी अमाइंस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सोलापुर प्लांट में DMC और PC के दोनों के जो उत्पादन है वो शुरू हो गए हैं। उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो 30 सितंबर को विंडफॉल टैक्स की जो है वो समीक्षा करेंगे। PVR पुणे में 6 स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स खोला है उन्होंने। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिलीवर PLC के जो CEO हैं उनका इस्तीफा देने का इरादा है। साल 2023 के अंत तक जो है वो इस्तीफा देने का इरादा है। टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि योधा और इंट्रा ब्रांड के 2 नए जो पिकअप ट्रंक्स है वो उन्होंने लॉन्च किए हैं। और अगर आप योधा पिकअप का अगर प्राइस रेंज देखेंगे तो 9.9 लाख से 10.7 लाख है। वहीं अगर आप इंट्रा पिकअप का अगर कीमत देखेंगे तो वो लगभग 8.67 लाख के आसपास की है। सी इन्फो सिस्टम पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के साथ इन्होंने एक MOU का ऐलान करा है, और ये स्वदेशी मैपल्स ऐप से ट्रैफिक की जानकारी देंगे, इसके लिए जो है ये करार किया गया है। और अंत में बहुत सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें फेडरल बैंक लगभग 14 लाख शेयर्स, टाटा स्टील लगभग 10 लाख, पावर ग्रिड लगभग 1 करोड़ शेयर्स, भारती एयरटेल 55 लाख शेयर्स, जोमेटो 19 लाख, BEL 14 लाख, NTPC 11 लाख और IOC 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये हैं ढेर सारे खबरों वाले शेयर जिन पर रखिएगा आप नज़र। एक्शन भी भरपूर आज होते हुए दिख रहा है। एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी। वो ये तीनों तो हिम्मत वाले लोग हैं, सुबह भी आए थे, आज फिर से आगे हैं, दोपहर में भी। डरे घबराए नहीं। देखो बड़ी बात है इस मार्केट में, बहाना नहीं तो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे बंसल जी मेरे घर पे काम था, कुणाल जी कहते कि मेरे को बच्चे को संभालना था, सुमित जी के तो बहाने मतलब अलग ही तरह के एकदम यूनिकी वाले होते हैं। फोटोशूट थी ऐसा। इस सब के बावजूद आए और नए हिम्मत करके आए मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पुणे के 2 महारथी हमारे किरण जी और सच्चिदानंद जी, और वागले साहब का भी स्वागत है। वागले साहब वेटर है, उनको फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे से। और आशु जी को के लिए तो ऐसी पिच है जिस पर वो बैटिंग करना पसंद नहीं करते हैं। उनको तो ना भी बुलाए तो आ जाए कि मेरे लायक मार्केट है, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशु जी, शुरुआत आप ही के साथ की जाए, बताएं 17,000 रुकेगा या टूटेगा? अनिल जी देखिए, एक बार टूटा है, रिकवरी आई है, बट अनिल जी रिकवरी ना टेक्निकल और फंडामेंटल नहीं है। मतलब अभी मैं आपको सुन रहा था, जो ओवरसोल्ड मार्केट है अनिल जी, ओवरसोल्ड मार्केट होती है अगर मैं अपने आसपास देखूंगे क्लाइंट्स ने, जानने वालों ने, बात करने वालों ने शॉर्ट किया हो। अनिल जी किसी का कोई शॉर्ट तो नहीं है। मतलब अगर शॉर्ट स्ट्रॉन्गर हैंड्स का है, इंस्टीट्यूशंस का है, या मतलब जिसको मैं स्मार्ट मनी कहता हूं उसका है, तो ओवरसोल्ड मार्केट लंबा भी चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप ये देखिए, एक शार्प रिकवरी आई भी थी, लेकिन वो फिजल आउट हो रही है, मतलब ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अली जी, जब जिस रिकवरी में, मतलब अगर आज आप 100 पार्टिसिपेंट से बात करेंगे और उसमें अगर 95% ये विशफुली हो कि ये रिकवरी आ जाए या बच जाए, तो अनिल जी मुझे लग रहा है अगले 4 दिन तो जो आपकी पोजीशंस है उसकी फील्डिंग करनी पड़ेगी। और अनिल जी मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब विच इज ट्रू एग्जांपल। जब मैंने ही अनिल जी पिछले दिनों में शॉर्ट नहीं किया, तो और किसने शॉर्ट किया अनिल जी? शॉर्ट कवरिंग आएगी जो ओवरसोल्ड मार्केट है। तो अनिल जी मतलब ये एक मतलब एक ट्रू कन्फेशन भी है। तो मैं इसको ना शॉर्ट को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। अभी तो अनिल जी लोग फंस गए और नेगेटिव न्यूज अब बढ़ के आती है। 450 पे टाटा मोटर में पॉजिटिव न्यूज आती है, 400 पे कभी चिप शॉर्टेज की बात आती है, चाइना की डिमांड की बात आ जाएगी, यूरोप की डिमांड खराब हो जाएगी, इस तरह की चीजें आएंगी। तो अगले 3-4 दिन तो अनिल जी पोजीशन संभालने हैं। अनिल जी लास्ट 2-3 स्टॉक्स में आप ये देखिए कि नाउ इज द टाइम व्हेन वन रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ
ऑप्शन के थ्रू बाइंग और ऑप्शन स्प्रेड बनाने का, चाहे 1:1 बनाए। अनिल जी देखिए मार्केट बिल्कुल खराब हुई, लेकिन कोई भी आज भी अनिल जी जी 1:1, अंबुजा मतलब अंबुजा 4 स्प्रेड के बाद जो पांचवा था 1:1, या कोई भी और स्टॉक है अनिल जी मतलब कॉनकोर 1:1, तो अनिल जी शांति है बिल्कुल, कि कोई टेंशन नहीं है कि आपने फ्यूचर को रिप्लेस तो किया था लेकिन अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। तो मैं बार बार अनिल जी शायद ये 10वीं 12वीं 15वीं और शायद अभी ऐसे चलता रहेगा तो 50 या 100 बार भी रिपीट करूंगा अनिल जी, डेरिवेटिव मार्केट में और ऐसी मार्केट में अगर आपको रहना है तो सौदा कैसे करना है, हाउ ट्रेड कैसे करना है, हाउ इज द आंसर अनिल जी। क्या लेना है क्या बेचना है से ज्यादा हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल वुड बी द क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सारे एनालिस्ट इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि अनलिमिटेड लॉस से हमें बचना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी। तो अनिल जी बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं लगती है, मतलब रिकवरी का मतलब अनिल जी मतलब विशफुल हूं, तो विशफुल होने पे तो अनिल जी वही मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। वैसे टेक्निकल और फंडामेंटल ग्राउंड्स पे कोई ऐसी अभी मुझे मेजर नहीं लग रही अगले 3 दिन तक, क्योंकि एक्सपायरी में नोबडी विल कम एंड ऑब्लाइज के नहीं यार आप ऊपर में फंस गए हैं, अब मार्केट में एक बाउंस बैक आता है तो आपको एग्जिट मिलेंगे, वो एग्जिट दिखता नहीं है अनिल जी। और मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये अक्टूबर मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे आप ही कई बार एग्जांपल देते हैं पेशेंट आईसीयू से बाहर आया है तो ठीक है, पेशेंट तो बीमार है अनिल जी मतलब जिस तरह का हुआ है, और तो मतलब उसमें थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकती है, बट मैं तो अनिल जी मतलब विशफुल और होपफुल ज्यादा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ, मतलब नीचे के घर खुले हुए हैं ऊपर के पैक्ड हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये हफ्ता भर निकाल लिया, ये 4 दिन अगर मतलब एक्सपायरी तक, 5वां भी चलो एक दिन एक्स्ट्रा समय पकड़ लो, शुक्रवार का भी कि आरबीआई की भी पॉलिसी है, ये हफ्ता अगर निकाल लिया तो फिर तो शांति है ना, उसके बाद तो ऐसी समस्या नहीं ना, उसके बाद तो बढ़ सकता है मार्केट, ओवरसोल्ड भी हो जाएगा, यूएस को भी जितना गिरना है गिर जाए 5-7 दिन में और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, फिर तो लेने का वक्त है ना। बिल्कुल अरे जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी जो आप कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन उससे पहले नहीं नीचे क्या जा सकता है। देखिए अब मैं अनिल जी, अब मेरे अगर पोजीशन है, मैं आपको अनिल जी एक बताता हूं, हमारा 17,300 और 100 का स्प्रेड है जो फ्राइडे बना था। आज अनिल जी अभी हम 17,100 के आसपास ही चल रहे हैं और वो 16,900 तक सेफ है। लेकिन अगर मेंटली आप मुझसे कंफर्ट पूछें कि 16,900 में सेफ में मैं कि शांति से बैठा हूं, आज के फॉल के बाद अनिल जी मैं भी जिटरी हूं, तो अनिल जी जब मैं जिटरी हूं तो मुझे कहां तक मार सकता है। अगर ये मतलब 16,900 बच गया तो अनिल जी कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे, जो आप कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक है। अगर 16,900 टूट गया तो अगला भाव 16,650 का है, तो अनिल जी वहां जाके कटने पे, वहां तक संभालने में मुझे नहीं लगता कि अनिल जी मतलब जो कहने में संभालने में और करने में संभालने में बहुत फर्क है। अगर यही ये 100-200 प्लस माइनस में अनिल जी अगर आप एक्सपायरी काट देते हैं, इंपॉर्टेंट है 4 दिन नहीं अनिल जी, उन 4 दिन में लेवल क्या आ सकता है। अगर यहां से आप 400 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी और गिरा देते हैं तो अनिल जी फिर नहीं समझ सकता, फिर मतलब क्या समझेगा अनिल जी, फिर तो कट जाएंगे, लॉस इतना हो जाएगा, इतना सीवियर हो जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे जिनके ऑप्शन में नहीं है, फ्यूचर के ट्रेड है। आप अनिल जी, मैंने सुबह आपको हिंडाल्को का एग्जांपल दिया अनिल जी, घटने के बाद 455 से घटने के बाद 415 पे जब एक्सीडेंट आइडेंटिफाई किया वहां से 40 रुपए घट गया, और अभी भी मुझे हिंडाल्को लग रहा है अनिल जी, आई बी नॉट सरप्राइज कि अगर 30-40 रुपए और भी घट जाए तो 325 रुपए भी आ सकता है। तो ऐसे में अनिल जी ये जब ये डर के साथ में बैठा हुआ हूं ना, तो वो डर भाव का है, टाइम का नहीं है। मुझे टाइम राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोले 4 दिन तक राइड करना कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे आप 100 प्लस माइनस में कर दो, लेकिन यहां से अगर 300 पॉइंट और नीचे कर दी तो अनिल जी नहीं संभल पाएगा। इसलिए मुझे मैं उस चीज के लिए मैं डरा हुआ हूं, मतलब सिंपल सी बात है कि मैं 16,900 के नीचे चला गया तो मैं डरा हुआ हूं। तो मुझे जब डर है तो अनिल जी मैं दैट मींस कंफर्ट नहीं है। बिल्कुल, तो थोड़ा बाजार यहाँ से और आपको कंफर्ट से नीचे ले जा सकता है, उसके लिए आप तैयारी रखिए। ज़रूरी नहीं कि फिलहाल जो होना था वो हो चुका है। ये आशु जी का व्यू है, एक्सपायरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी लेते हैं। पहले बिल्कुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। दीपांशु गुड आफ्टरनून, अनिल जी गुड आफ्टरनून। शॉर्ट टर्म या मतलब अगले 1 से 2 दिनों में ये बिकवाली कंटिन्यू रहेगी ऐसा लगता है। थोड़ा सा नीचे बाइंग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करना है वो अलग बात है, लेकिन एज ए ट्रेडर मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। बाउंस बैक पे बेचे, मेरे को सेल करना है मारुति 8,910 का करंट भाव है, बाउंस बैक मिलेगा 8,920-940 ये रेंज में अगर आएगा तो बेचे, कंफर्टेबल ऊपर में बेचे। 8,900 के 100 रुपये का ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 9,000 का, और 9,000 के क्रॉस करने के बाद निकल जाए, मतलब आपकी रिस्क एक 70-80 रुपये की होगी 1% वाली। मुझे लगता है 8,700 तक मारुति नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। ये 1 से 2 दिनों का व्यू है।
तो आप वागले साहब एक बार जरा वो जिस पे भी आपको हाथ रख के कहना है कंप्यूटर पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो चार्ट है आपका, उस पे हाथ रख के कहते हैं कि जो कुछ भी आप शॉर्ट कॉल दे रहे हैं सिर्फ चार्ट देख के दे रहे हैं, आशीष जी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। हाँ। तो वागले साहब बोल नहीं रहे, आशीष जी से प्रभावित है इसका मतलब। देखो झूठी कसम तो खाएंगे नहीं, झूठी कसम तो खाएंगे नहीं। तो चलिए 2:30 बजे मेरी कमेंट्री होगी, उसके बाद एक बाय कॉल भी दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, और हमारी खास पेशकश इस वक्त हम नवरात्रि पर हमने आपके लिए चुनी है, वो है FII पिक। जी हाँ, आमतौर पर आप समझते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII, लेकिन हमने थोड़ा सा नाम ट्वीक किया है, फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया। जी हाँ, ये है आपके लिए एक बेहतरीन मौका इस कमज़ोर बाजार में धीमे धीमे अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करने का। आज की इस शो की FI पिक देने के लिए हमें भेजिए रजत के बॉस.com के रजत बॉस सर ने। आइए देख लीजिए उनकी पिक। मेरा नवरात्र पिक जो है वो है बिरला प्रिसीशन। बिरला प्रिसीशन अभी 40 के आसपास घूम रहा है। 25 रुपया का स्टॉप लॉस लगाइए और 1 साल के लिए 95 रुपया का टारगेट रखिए। बिरला प्रिसीशन इन दिनों में अपना जो लॉस मेकिंग फाउंड्री था वो बिजनेस को बंद कर दिया है और बाकी अभी ये टर्न अराउंड कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी पिक होगी। बिरला प्रिसीजन ये स्टॉक हम आपके लिए सामने लेकर आएंगे, और ये है आपके लिए नवरात्रि FI पिक नवरात्रि के इस खास मौके पर रजत सर की तरफ से आपके लिए आती हुई। तो बिरला प्रिसीजन पर करिए फोकस, 95 का टारगेट, 25 का स्टॉक। तो एक बार जरा इसका प्राइस भी दिखा दीजिए, इस वक्त क्या दाम पर ये स्टॉक ट्रेड होता दिख रहा है, ताकि लोगों को ध्यान रहे। बिरला प्रिसीजन अच्छा 43-44 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, एक स्टॉक है बड़े एक्शन में और उसका नाम है यूनिवर्सस। मैं तो यूनिवर्सल से यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग, ये स्टॉक है बड़े एक्शन में। इस शेयर में बड़ी हलचल भी हो रही है, और आज आप सोचेंगे इस अननोन शेयर की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो बात करने की एक वजह है, और बात करने की वजह है कि कुछ कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, और उसको लेकर एक AGM बुलाई जा रही है। तो सबसे पहले तो अरमान बताइए हुआ क्या है, क्या कुछ फ्रेश डेवलपमेंट हुए हैं यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग कंपनी को लेकर? जी सर, सबसे पहले उनके एक शेयर होल्डर हैं अंकित जैन साहब, जिनकी शेयर होल्डिंग है लगभग 10.26% की हिस्सेदारी है। उन्होंने कंपनी को एक स्पेशल नोटिस भेजा था। स्पेशल नोटिस में उन्होंने मांग क्या करी थी कि जो AGM जो होने वाली है उसके पहले अगर आप स्पेशल नोटिस उन्होंने ये भेजा है, उसमें उन्होंने ये मांग करी है कि आप आपके 5 डायरेक्टर को आप हटाइए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नए नियुक्त कीजिए और कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। अब फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करवाना है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी का जो है, कंपनी पे आरोप लगाते हुए उन्होंने ये चीज कही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन हुआ है। उसी के साथ साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी की जो AGM है वो 30 सितंबर को होने वाली है, और अब जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये इन सब जो रेस करे थे इश्यूज उन पे उन्होंने एक्सेप्टेंस ली है, और उन्होंने बोला है कि हम AGM पर इस पर रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। ये तो हुई कि अभी क्या हो रहा था। अब क्या है आरोप, हम उसकी डिटेल्स में जाएं अगर, तो जो कंपनी यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग है, एक मुख्य इसमें इशू ये है कि कंपनी के FY21 में अगर आप देखेंगे JPF नेदरलैंड BV करके एक कंपनी है, जिसमें कंपनी की लगभग आप देखेंगे 47.51% हिस्सेदारी है। अब उसमें हुआ क्या, FY21 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 2 राइट इशू आए। 2 राइट इशू, और दोनों राइट इशू को अगर आप देखेंगे वो डिफरेंशियल राइट्स थे। अगर आप कंपनी उनके सर्कुलर्स में देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, पर अगर आप सेकंड राइट इशू के बारे में देखेंगे तो वहां पर वो जो सेकंड राइट इशू में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए थे, उन शेयर्स को 80 गुना डिविडेंड की बात कही है। और इन दोनों राइट इशू में कंपनी ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। अब सब्सक्राइब नहीं करा, उसका रीजन भी उन्होंने बताया है। पहले मैं बता दूं कि सब्सक्राइब नहीं होने के चलते उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी घट गई है। उनकी शेयर होल्डिंग थी 47.51% की उस कंपनी में, वो घट कर हो गई 40%, यानी 7.5% करीबन घट गई। और अच्छा पैसे भी थे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे। जी सर, वो अभी उस चीज में भी आएंगे। जी सर। तो अब कंपनी ने जो रीजन बताया कि एक तो कि हम भारतीय कारोबार पर फोकस करना चाहते हैं, दूसरा इस कंपनी में हमने राइट इशू में इसलिए सब्सक्राइब नहीं करा क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तीसरा उन्होंने कैश फ्लो की बात भी करी। अब
पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कैश फ्लो की बात करी तो ज़्यादा डिटेल्स राइट इशू के बारे में हमें नहीं मिली। जो सेकंड राइट इशू के बारे में जो कुछ डिटेल हमको मिली उससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस कंपनी अगर इस राइट इशू में उनको सेकंड राइट इशू में सब्सक्राइब करना था तो उसके लिए चाहिए थे 37 करोड़ रुपए, और अगर आप 37 करोड़, और अगर आप 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट में उनका इन्वेस्टमेंट देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में, वो 154 करोड़ का है। मतलब 154 करोड़ का म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा, लेकिन बोल रही 37 करोड़ का पैसा फंसाना नहीं चाहते। ओके सर, दूसरी एक और बात, बेसिकली एक बड़ा आरोप है कि राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करके जो कुछ भी यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। जी सर। अच्छा, पहली चीज ये होगी। और एक और चीज जो उन्होंने कही कि ये जो जेपीएफ नेदरलैंड कंपनी है ये कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, तो हमको इसमें नहीं करना निवेश। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सर ये हुई कि ये FY21 में हुआ, FY22 में इस कंपनी से जेपीएफ नेदरलैंड से यूनिवर्सल फोटो को 463 करोड़ का डिविडेंड आया। अच्छा, वो कैसे? सर वो FY21 में तो डिविडेंड नहीं था, लास्ट ईयर नहीं दिया और FY22 में दे दिया, और FY22 में 463 करोड़ का डिविडेंड दिया ये सर। तो फिर सीधा सीधा इनके शेयरधारकों को नुकसान हो गया। और वो राइट इशू में सर सब्सक्राइब जिन्होंने करा है वो इनकी प्रमोटर्स की एंटिटी है जिसमें उनकी ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो राइट इशू में सब्सक्राइब हुआ है। अच्छा, ओके, समझ गया। तो इशू ये आ रहा है कि प्रमोटर्स ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो राइट्स इशू में अप्लाई कर दिया, लेकिन जो कंपनी से जो राइट्स इशू में यूनिवर्सल से जो करना चाहिए था वो किया नहीं। 7.5-8% होल्डिंग कम हो गई, डिविडेंड इतना हाथ से चला गया। इस बात को लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स गुस्सा है, नाराज है, और इस बात को लेकर वो पहुंचे। और सर अगर और उन्होंने वैल्यू ऑफ, अगर मैं बैलेंस शीट में इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी देख रहा था, 31 मार्च 2021 को इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रखी है 946 करोड़, जो बैलेंस शीट में बता रखी है। कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था जिसमें इस पूरी वैल्यूएशन जो बताया गया था वो लगभग 8000 करोड़ का बताया गया था। 8000 करोड़ का। उसी के साथ साथ अगर कैप कितना है अभी मार्केट कैप सर 500-600 करोड़ का है सर। ये वही जिंदल ग्रुप की कंपनी है जिसपे हमने डीलिस्टिंग के लिए भी जो हमने करा, कौन सा था, जिंदल फोटो। और सर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये जो राइट इशू में सब्सक्राइब कर लेते तो इनको 88 करोड़ रुपए का डिविडेंड ज्यादा मिलता, उसी के साथ साथ जो इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 181 करोड़ और ज्यादा होती, तो जो बुक्स में बता रहे हैं। 88 करोड़ का डिविडेंड भी आ जाता, 150 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो कुल मिला के सर इनको लेकर शेयर होल्डर्स दुखी है। एग्जैक्टली सर। तो अभी उन्होंने क्या किया है, एजीएम बुलाई है। अभी सर ये एजीएम तो पहले डिसाइडेड थी, पर एक सेक्शन 115 होता है कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर जो 1% से ज्यादा की होल्डिंग है वो अगर आप नोटिस देता है, स्पेशल नोटिस, तो आपको आपके सारे शेयर होल्डर्स को वो नोटिस पहुंचाना जरूरी है कि ऐसी बात हुई है। और फिर कंपनी ने मान लिया है कि हम आपकी बातों को मानते हैं और इस एजीएम पे इस पर रेजोल्यूशन पे लेके आएंगे इसको रेजोल्यूशन। तो ये तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अच्छी बात है सर, इनकरेजिंग टू सी। लेकिन ये इस पे मैनेजमेंट को बुलाइए ना एक बार बात करने के लिए। सर ये हमने पहले कोशिश की थी, पर मैनेजमेंट ने पहले तो हमें बोला कि हम बात करते हैं, बट वो फिर कोई जवाब नहीं आया सर। अच्छा, हमने ट्रैक रखा उसका कि अब ये चीज़ है, 1 महीने तक हमने ट्रैक करने की कोशिश करी, बट फिर नहीं। तो यूनिवर्सल्स के मैनेजमेंट को हमारा निवेदन है, आग्रह है, आइए आप बात करिए। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर सवाल उठा रहे हैं तो आइए बताइए क्या सही है क्या गलत है। अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो फिर उनके लिए जवाब मिलने चाहिए। आई थिंक अब धीमे धीमे सब जगह मीडिया में ये मामला तूल पकड़ रहा है। हमने तो बहुत पहले जब डीलिस्टिंग के वक्त हमने मैटर उठाए थे कि डीलिस्टिंग जो की जा रही है औने पौने दामों में की जा रही है, और मेरे ख्याल से 3 में से 2 कंपनियों की डीलिस्टिंग हो भी नहीं पाई, राइट? सो आई थिंक अब सेबी भी देख रही है इस तरह के मामलों को, जहां पर डीलिस्टिंग के वक्त अगर कोई इन्वेस्टर 10-10 साल से 8-8 साल से 5-5 साल से आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड है, और जब कंपनी डीलिस्टिंग करके जाती है तो उन्हें प्रीमियम मिलनी चाहिए, न कि औने पौने दामों में डीलिस्टिंग हो जाए। एक प्रीमियम मिलना तो दूर रहा, यहाँ तो कंपनी की जो वैल्यू इसके 5-10-15% भी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये तो आई थिंक डीलिस्टिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दीप, याद है आपको जब पिछली बार ये मैटर आया था, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी, एक डीलिस्टिंग में काउंटर ऑफर होना चाहिए। ये आपने कहा था, बिल्कुल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 87 रुपए 40 पैसे पे वेदांता के शेयर प्रोमोटर्स को डीलिस्ट करना है, कोई भी प्राइस रखोगे 10%, 20%, 25%, किसी प्राइस पे काउंटर ऑफर, और उस पे प्रोमोटर को देना जरूरी हो जाए कि आपको बेचनी पड़ेगी। तब जाके वो डीलिस्टिंग की सही प्राइस आएगी कि अगर 25% ऊपर आपको कोई ऑफर दे दे तो फिर आप बेचो। हाँ, वो बड़ा 25 रखो, 50 रखो, कुछ भी रखो, कुछ तो रखो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 90 का 135 भी हो, 50% भी ऊपर, अगर आपको 90 में डीलिस्ट करवाना, कोई 135 में आपकी स्टेक ले, तो प्रमोटर को हंसी खुशी देना चाहिए फिर। करेक्ट, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। अगर 8000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है और 500 करोड़ का मार्केट कैप है, और कोई कंपनी डीलिस्ट करवाना चाहे फॉर एग्जाम्पल,
तो दे दो काउंटर ऑफर। एसेट्स तो ही है, वैल्यू तो ही है इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इस पर जरूर मेरे ख्याल से कहीं कहीं कोई न कोई इस पे एक्शन होगा ही। तो देखते हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट। और कब कब होने जा रही है मीटिंग ये? सर ये 30 सितंबर को है एजीएम, 30 अभी सितंबर। होने वाली है सर एजीएम। धुआंधार एजीएम होगी मतलब। सर मतलब एक और सीक्वेंस है कि मतलब जैसे अब FY21 में डिविडेंड हुआ और फिर FY22 में ही उन्होंने डीलिस्टिंग का प्रपोजल लेके आ गए वो, और वो तो फेल हो गया। हाँ। बट अगर ये डीलिस्टिंग हो जाता तो फिर इनका भी आया था ना delisting का। यस सर, वो फेल हो गया। हाँ, तो बात वही है कि इसमें वो फिर वही जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो ऐसा लगता है कि प्रमोटर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो दिख रहा है, और करना चाहते हैं तो उन्हें क्लियर करना चाहिए, चाहे वो हमारे जरिए करें, चाहे एक्सचेंजेस पे आप अपना प्रेजेंटेशन भेज दें, चाहे शेयर होल्डर्स को बताएं, लेकिन किसी न किसी तरह से आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आपके और शेयर होल्डर्स के विचार अलग अलग है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स समझते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप समझते हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, तो फिर वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। बात करने से बात बनती है। चलिए, तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ यूनिवर्सल्स को लेकर। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। आइए, सचिन जी तैयार हैं बहुत देर से खामोश सुनते हुए। सचिन जी, वक्त है आपके लिए एक बिगुल का, मधुर आवाज में, मधुर संगीत के साथ। जी बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, दीपांशु एंड सारे पैनलिस्ट को जी नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। इवन जो व्यूअर्स है उनको ये शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस बन रही है ऑन द कॉन्ट्रा साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है यूबीएल के काउंटर में। लगभग इसने एक अच्छा बेस बनाया है, उस बेस को रिस्पेक्ट किया है 1660 के आसपास। एंड जिस तरीके से वापस ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लग रहा है लगभग 1700-1720 के आसपास के स्विंग्स यूबीएल में बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है 1652 के स्टॉप लॉस के साथ यूबीएल के फ्यूचर्स में 1720 के लक्ष्य के लिए। एंड जो सेकेंड काउंटर है वो है टीसीएस का। यहाँ पर भी रिकवरी काफी जोरदार रही है। एंड जिस तरीके से 3000 का जो एक सपोर्ट था, जहां पर पुट राइटर्स का कन्विक्शन नजर आ रहा था पिछले 2 दिनों से, वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी भी वैलिड रखा है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 2985 के स्टॉप लॉस के साथ 3130 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करनी है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या कॉन्ट्रा कॉल है, सचिन जी ऐसा क्यों करे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही है, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, शुक्रवार सुबह भी सचिन जी की तरफ से 2 कॉन्ट्रा कॉल आए थे। एक इंडसइंड बैंक, दूसरा M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों बेचने के, और आप देख लीजिए दोनों पानी पी गए, हालत देखिए। सो इसलिए कई बार कॉन्ट्रा कॉल आपके लिए काम आते हैं, निचले स्तरों पर एकदम सही सपोर्ट लेवल पर है, तो दोनों में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है आपके सामने। तो सचिन जी का, और बाकी लोग कहीं भी दबाव महसूस न करें। वैसे तो मुझे पता है, देखो आप किसी को भी देख लो, चाहे कुणाल जी, राकेश जी को देख लो, किरण जी को देख लो, सुमित जी को देख लो, इवन आशु सर को देख लो, दबाव किसी कोई महसूस कर नहीं रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दबाव महसूस ना करें, आराम से, कोई टेंशन न लें। महसूस करिए तो महसूस करवाना जरूरी है, इसीलिए। सेठी साहब वैसे जुड़ने वाले हैं। सेठी साहब भी जुड़ने वाले हैं, इसका आप मार्केट में। अच्छा भाई, FI पिक पर हमारे आशु सर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी, ये FI पिक का जो बिगुल है ये इतना म्यूजिकल है, तो मुझे लगता है कि जो भी एनालिस्ट FI पिक दे रहा है, जो पहले वो जो बिगुल है, तो जो हमारा रेगुलर बिगुल है वो तो बिल्कुल एक वो कमर्शियल बिगुल लगता है। तो ये जो है अनिल जी, वो जो बहुत बॉलीवुड सॉन्ग का बिगुल है, तो उसमें मुझे लगता है कि पिक देने से पहले उस बिगुल पे एक स्टेप भी करना चाहिए एनालिस्ट को डांस का, और उसके बाद पिक देनी चाहिए। मतलब इतना कैची है वो। नहीं, डांस कौन करता है? आदमी जो खुश होता है वो करता है ना। तो 17,000 के लेवल पे तो आप ही खुश हो। बहुत कम ऐसा होता है कि गब्बर डांस करे और दुनिया देखे। तो और बाय द वे एक्चुअली है ना, ये म्यूजिक जो है ना वो पिक्चर का नहीं है, पिक्चर में तो बाद में आया है। ये तो वो ट्रेडिशनली फोक म्यूजिक है। जय ठक्कर नहीं है? अच्छा, जय होते तो क्या बात कर रहे हो, गजब। ऐसा पैनल तो खतरनाक है, एक भी गुजराती ना हो जिसमें। लॉप साइड ये तो कैसे, मतलब हाँ, वो भी इस समय, हाँ वो भी इस समय एक तो होना ही चाहिए। लेकिन जय आएंगे तो उससे पूछेंगे, बेसिकली ये तो वो गुजराती फोक म्यूजिक है, जिसके ऊपर फिल्मों में भी। हाँ, एक बार जरा बिगुल सुनाओ तो एक बार क्लैरिटी आ जाए जरा। इस बिगुल पे जिस किसी भी की एक्सपर्टाइज हो, जरा बताइएगा मुझे। सुमित जी पकड़ा गए।
मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ। मैंने कहा जब म्यूजिक बजेगा कोई न कोई तो एक न एक आदमी ऐसा होगा हमारे पैनल में जो डांस करते हुए दिखेगा। तो मैंने अलर्ट करके रखा था टीम को, सुमित जी पकड़ा गए। सुमित जी लेकिन बहुत ये मेरे ख्याल सलमान खान की पिक्चर का म्यूजिक था ये, मतलब जो है, लेकिन वो बाद में है। उनके कोई ब्रदर इन लॉ की थी, बट आई थिंक पुराना है। हाँ नहीं, ये तो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, बहुत जमाने से चल रहा है। बंसल जी इतनी हंसी की क्या बात है? इतना खराब थोड़ी डांस कर रहे थे, अच्छे ही कर रहे थे। नहीं अनिल जी देखिए, अच्छा सा लगा 17,000 के लेवल पे। अनिल जी देखे तो अजीब सी खामोशी है अनिल जी। अरे काहे की खामोशी है? को थोड़ा शांति मिली उस खामोशी के अंदर। सुमित जी को अनिल जी खामोशी है, कुणाल जी तो कॉल ही नहीं ले रहे, कह रहे सो जाओ आराम से, कोई कॉल नहीं लेनी है। तो सुमित जी को डांस करता देखा तो बड़ी खुशी मिली। अरे बंसल जी पिछली बार 15,200 हुआ तब भी मार्केट के ताला नहीं लगा, उससे पहले 7,500 हुआ निफ्टी, तो ये भी निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इतना मुंह चढ़ा के ऐसा मुंह फुला के बैठे रहेंगे, उदास हो जाएंगे। अरे भाई मैदान में उतरेंगे तो लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो ऐसे दुम दबा भाग जाएंगे तो क्या है? ठीक है, कोई ले लिया ऊपर नीचे के बाद में मैं वहीं बैठा रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, हिलूंगा भी नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊँगा, इलाज भी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं हो गया हो क्या, कोई बात नहीं, आगे की सोचो। व्हाट नेक्स्ट जी? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सुमित जी ने अनिल जी कॉमेडी का तो अनिल जी पहले ही अवार्ड हासिल कर लिया था, उसका ऑडिशन तो पास कर चुके हैं। उसके बाद अनिल जी पोएट्री लिरिक्स तो कर ही लेते हैं, आज डांस भी कर लिया अनिल जी। तो अनिल जी अब तो लग रहा है मूवी बनानी ही पड़ेगी आरके चाट कॉर्नर को अनिल जी। तो आरके के बैनर पर अनिल जी मूवी बनेगी भोजपुरी। सुमित जी ने अभी घोषणा की कि वो फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं। चलिए आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सुस्वागतम सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका मूड कैसा है? यहाँ पर सबका मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मेरे अलावा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी मूड ठीक है। अब इतनी तेजी होगी तो एक दो दिन मंदी भी देखनी पड़ेगी, बट थोड़ा तो और बोलो, इतना कम बोल रहे हो आप। अब दो स्टॉक्स लाए हो अनिल जी, F&O सेगमेंट से दोनों स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह। सितंबर फ्यूचर्स 544 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अनिल जी मुझे लगता है ये जब कभी आजकल में रिकवरी होगी, मुझे लगता है जिस तरह से डाउ में भी पिछले 3-4 दिनों में अच्छी खासी गिरावट आ गई है, वहां पे भी एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। और भारतीय बाजारों में भी ऊपरी लेवल से अच्छे 18,100 से हम आज 17,100 पे आ गए। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छी, पूरा बैंकिंग स्टॉक ही रिकवर होना चाहिए और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही अच्छे नतीजे थे इस क्वार्टर के और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, क्रेडिट ऑफटेक अच्छा है, फिर आपके कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। जिस तरह से कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट या डेट लेवल्स कम हुए हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा मौका आज इन लेवल्स में खरीदने का। शॉर्ट टर्म टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए का। 535 के स्टॉप लॉस के साथ 560 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी SBI में। वाह सेठी साहब, दूसरा स्टॉक बताओ। दूसरा स्टॉक एक डिफेंसिव स्टॉक फार्मा सेक्टर से अनिल जी खरीदारी करनी है। इप्का लैबोरेटरीज के सितंबर फ्यूचर्स में जो अभी 899 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की फंडामेंटली साउंड एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक में अपने ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। ईयरली हाइज देखेंगे तो 1250 के हाइज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, बट फार्मा पूरा सेक्टर ही करेक्ट हुआ। और वहां पे मुझे लगता है आज ये स्टॉक एक इस तरह के बाजार में भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कुड एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव न्यूज इन द ऑफरिंग। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18%, डेट इक्विटी रेशियो 0.14, FISDI अराउंड 44% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी ग्रामी फंड्स हैं, DSP है, HDFC, ICICI, निप्पॉन, कोटक सबने ले रखा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इस खराब बाजार में आज खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 930 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 885 रुपए।
ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब जिस पर रखनी नजर, और साथ ही एसबीआई। ये है सिटी साहब की तरफ से 2 पिक्स। भरोसा रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट मौके ढूंढने हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो इस समय मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स देने के लिए। आइए फिर लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स अनिल जी काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। मैं बात कर रहा था जब हमने शो की शुरुआत करी तब 125 अंक नीचे था, उससे पहले थोड़ी देर पहले 25 पॉइंट्स ऊपर था। अब वहाँ से देखिए 125 अंक जो नीचे था वहाँ से रिकवर होकर सिर्फ 50 अंक ही नीचे दिख रहा है, तो थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है डाउ फ्यूचर्स। हमारे बाजार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव चला हुआ है। यूरोप के बाजार उतने खराब नहीं दिख रहे हैं अनिल जी, 2% फिसले थे यूरोप के बाजार भी फ्राइडे के दिन, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उतना बड़ा एक्शन यूरोप में आज नहीं दिख रहा है। कच्चा तेल कंफर्टेबली जो हमें $90 के आसपास देखने की आदत पड़ गई थी, अब आपको $85 पर दिख रहा है पूरे दिन, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही बात है, रुपया जहां पर आपको डीप कट्स आज भी दिखे हैं अभी भी कमजोरी है, अदरवाइज रुपए के बजाय डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स हाँ वो ऊपर से रुपया तो एडजस्ट करेगा ही, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़े टाइम से डॉलर इंडेक्स वापस से नया हाई ना बनाया ना, ऑलमोस्ट एक पूरा पॉइंट रिकवर हुआ है 114-25 के आसपास जाकर 113-25। जब तक अब डॉलर इंडेक्स नया हाई नहीं बनाता तब तक दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा कच्चे तेल को अगर आप और गिरा सकते हो, कोशिश जारी है तो गिरा दो। $15 तो हो ही गया सर 100 से नीचे। अरे सोचो ना, 1.5-2 महीने पहले कोई सोचता था क्या कि $85 हो जाएगा? करेक्ट सर, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल माफ कीजिएगा। अब आइए अपने बाजार पर। देखो मुझे बहुत ज़्यादा खराबी नहीं दिखती और हर गिरावट में यहाँ से लेने का ध्यान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज लिया आज अभी से चलना शुरू कर। प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम है कि आपने 17,000 पे लिया और 16,800 हो गया तो आपको तकलीफ आएगी। तो इसलिए ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए आज से 1% के निफ्टी के फॉल पे आपको लेना है। नवरात्रि की 9 सिप करनी है। हाँ 9 हो जाए तो ठीक है, 9 के पहले चल जाए तो भी कोई बात नहीं। आज तो 2 सिप हो गए होंगे 2% हुआ। हाँ तो होनी चाहिए। हाँ। सो अगर वैसा है तो अब आपके लेने का टाइम है, देने का नहीं है। देने का नहीं है। अगर देने वाला टाइम मिस कर दिया तो लेने वाला मिस मत करो। राइट। लेकिन ये है आपको 2 चीज ध्यान रखनी, एक लेने के बाद नीचे भी आएगा और तब हिलना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है पहली चीज। दूसरा, चलने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सोचोगे कि लेने के बाद नीचे भी जा सकता है, वक्त लगेगा, ये दोनों सोच के आप लोगे तो और जल्दी बढ़ जाएगा। करेक्ट। और दोनों सोचे बगैर लोग हैं, इन्हें 17 पे मैंने ले लिया, अब नीचे नहीं जाना चाहिए, या कल से बढ़ जाना चाहिए, आज से बढ़ जाना चाहिए, तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपना एक्सपेक्टेशन लेवल नीचे ले आओ। और स्पेशली ये हफ्ता मेरे पैसे नहीं बनेंगे, मान के चलो। हाँ मान के चलो, नहीं बनेंगे, फिर बन गए तो फिर बढ़िया है, देखेंगे तो कृपा है माता जी की। समझ गया। तो इसलिए ये हफ्ता मान लो कि भाई ये एक्सपायरी का भी हफ्ता है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, यूएस में भी जो मार्केट मचनी कैपिटुलेशन होना है, जिनके मार्जिन को और लीवरेज पोजीशन खत्म होनी, खराब होनी है, हमारे यहाँ वहाँ जहाँ भी हो जाए, वो सब हो जाने दो। वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी भी है। मंथली एक्सपायरी में आमतौर पर एफआईज और बड़े इन्वेस्टर का रोल ज्यादा रहता है, वीकली में तो खेलो इंडिया खेलो है, चलता रहता। करेक्ट। सो ये सब चीजें आपकी शुक्रवार तक निपट जाएगी। अब अगर आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन का व्यू बना के अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते धीरे धीरे, तो फिर तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट। फिर तो एकदम बॉटम में लेना और एकदम टॉप में बेचना, वो तो अपने 18,100 पे तो अपने कोई नहीं बेच पाए। हमारा किसी का ही व्यू नहीं था, मेरा भी नहीं था, आशु जी का भी नहीं, किसी का नहीं था कि बेच के सब जीरो कर दो, नहीं था। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो तो होगा ही नहीं कभी भी। ऊपर के 2-3%, नीचे के 2-3% तो आपको हमेशा छोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए अब इतना पैनिक ना करें, डरे नहीं है, उसको संभालें, क्वालिटी चेक कर ले, खराब क्वालिटी की हो तो अच्छी क्वालिटी में शिफ्ट हो जाए, पैसे हैं तो और लगाएं, नहीं है तो जो है उसको शांति से रखिए। अब आइए, ये तो ज्ञान की बात होगी, अब लेवल की। लेवल्स 17,000 के नीचे बंद होने की संभावना काफी कम है। 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, वो आप मैनेज कर लेंगे। 3 बजे तक आपको जिस लेवल का फोकस करना है वो आ गया आपकी स्क्रीन पर, 17,100। 17,100 के पुट पर 43 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 37 लाख शेयर हैं, जिसमें से 35 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। अगर आप 1 बजे तक 17,100 के ऊपर टिके रहते हैं तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। इस शॉर्ट कवरिंग में आपको ऊपर में हो सकता है दीप की थोड़ा ऊपर के जो लेवल मिले वो 17,150 से 17,225 की रेंज के मिल सकते हैं। 150 से 225 की रेंज में, तो 200-225 के आसपास पहुंचे डे ट्रेडर हैं तो वहां पे आप हल्का होना शुरू कर दें। 17,150, 17,225। बाकी पोजिशनल ट्रेडर हैं तो जो लोग बहुत इंतजार भी करें, हाँ अच्छा हुआ मेरे को याद आया, मैं न्यूज़ रूम में था तो मुझे किसी ने पूछा भी कि सर वो आप कब बोलोगे कि आपका 25% पैसा आज डाल दो,
है ना, वो भी मुझे सवाल आया था कि वो कब बोलोगे, लोग पूछ रहे हैं। तो हाँ भाई 25% डाल दो आज डाल दें। हाँ, भरोसा है उसका। 100 चलिए डाल दिया। 25 से तो डालो, 75 तो रखा है। 75 रखा है, हाँ। तो अरे दीप देखो, जब है ना मौका सारी ये चीजें एक होता साथ खराब होती है ना, Exactly. तभी डालने का टाइम है। आज अपने को किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक हमारा शो देखने के अलावा आपको और कुछ भी चीज अच्छी नहीं लग रही होगी, हो सकता है हम भी नहीं लग रहे हो अच्छे, है ना, लेकिन पैसा तभी डालना है। और एक साथ नहीं डालना है, टुकड़ों टुकड़ों में डालिए। आपको ज्यादा डर लगता है तो थोड़ा रुक के डालिए, कोई बात नहीं। 10% डालिए, 5% डालिए, 150 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी गिरे तब और ऐड कीजिए। अपने पास आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। राइट। और हफ्ते 10 दिन तक करो, महीने भर तक करो, 2-3 महीने बाद देखो, और पहले बन जाए पैसे तो बहुत बढ़िया। दिवाली अच्छी होगी आपकी, चिंता न करें। हाँ, तो ये तो हो गया आपका आज के लिए 17,150 17,225 तक की रेंज ऊपर की तरफ। अगर आप 17,225 के ऊपर बंद हो जाए तब तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। ओके। अदरवाइज तो 17,300 के नीचे आज फिर बंद होंगे तो थोड़ी कमजोरी तो ही है। सो ब्रॉडली अब आपके लिए रेंज जो निकल के आ जाएगी नीचे 16,975 17,025 सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर में 17,300 325 ऊपर की रेंज हो जाएगी आजकल के लिहाज से। सो नीचे में हल्का, जब भी पैनिक हो हल्का फुल्का खरीदने की सोचिए, ऊपर में आ जाए थोड़ा डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करके ओवरनाइट पोजीशन कम रखें। बैंक निफ्टी आज का लो है 38,500 का, ठीक है। नहीं, उसके नीचे आप क्लोज नहीं होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में एक समस्या जो है बड़ी, वो 39,000 के लेवल की, वहां पर शॉर्ट्स थोड़े ज्यादा बने हैं। 25 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, उसमें से 22 लाख शेयर आज ही है, और 20 लाख पुट राइटर्स भी फंसे हुए हैं। सो 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं आज। 3 बजे तक अगर पार करके टिक जाए, कि समझो ये डाउ फ्यूचर्स आपके 40 पॉइंट नीचे है, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तो ऐसे भागेंगे, देखना हमारे मार्केट से। तो 39,000 के ऊपर निकल भी सकते हैं, अगर निकला तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब की तब देखी जाएगी। अदरवाइज 38,500 नहीं तोड़ेगा, 39,000 नहीं तोड़ेगा, इस बीच में कोई अच्छी सी जगह देख के आज क्लोज हो जाएगा। अंडरस्टूड। आज का जो होना था वो हो गया। और निफ्टी भी 17,101 के आसपास, 125 के आसपास ढंगढांग की जगह देख के क्लोज होना चाहता है। लेकिन अब एक और चीज, निफ्टी कोशिश कर रहा है कि ऊपर की तरफ एक बार निकलूं मैं, और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कर रहा हूं, तो नजर रखिए, पैनिक मत करिए, डरिए मत बस। अंडरस्टूड सर। तो पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। आज का जो होना था बॉटम वो हो गया है, अब लेवल्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को संभाल कर चल सकते हैं। आइए, बात चल रही थी करेंसी मार्केट की भी, और हमारे लिए तो परेशानी है ही, रिकॉर्ड लो पर हमारा रुपया है, बट सिर्फ हमारा रुपया ही नहीं, रिकॉर्ड लो पर है ब्रिटिश पाउंड, यूके की जो करेंसी है वो भी नए रिकॉर्ड लो पर आपको दिख रही है। तो पाउंड की परेशानी क्या भारत की किसी कंपनी या किसी सेक्टर या कंपनीज पर असर डाल सकती हैं, ये एक बार समझना जरूरी है, और इसकी रिसर्च करके लाए हैं कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर डॉलर के मुकाबले अब पाउंड रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ गया है, और ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार 1971 के बाद आज ये आप देखें तो सबसे बड़ी इंट्राडे ये गिरावट होती हुई दिखी है। इनफैक्ट पाउंड की डॉलर पर पैरिटी होने की संभावना जो है अब 54% पर पहुंचती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इसमें जो अमाउंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआती ट्रेड में जो पाउंड है वो $1.035 पर अब आता हुआ दिख रहा है। यूरो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पैरिटी ब्रीच हो चुकी है, और अब पाउंड की बारी लगती हुई दिख रही है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मौजूदा गिरावट को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनकी तरफ से भी एक इमरजेंसी मीटिंग होती हुई नजर आए आगे चलकर, और इस वजह से काफी सारी जो आईटी कंपनियां हैं जिनका बड़ा एक्सपोजर यूके इन पर्टिकुलर में है, उनको बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो वहां से रेवेन्यू डिराइव करते हैं, फिर जब करेंसी कन्वर्ट होगी तो इनको करेंसी डेप्रिसिएशन का बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैस्टेक आप देखिए करीबन 64% रेवेन्यू ये वहां से डिराइव करते हैं, साथ साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 29%, टीसीएस का भी लगभग 16% हिस्सा है। जहां तक ऑटो कंपनी की बात है, टाटा मोटर्स यूके से ऑलमोस्ट 15% की रेवेन्यू आती है, एंड प्राइम फोकस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 13% और 10% रेवेन्यू वहां से डिराइव करते हैं। तो लार्जली इन सब सेक्टर्स और स्पेसेस पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जिस तरह से पाउंड की चाल आती हुई दिखेगी, अकॉर्डिंगली कंपनियों के रेवेन्यूज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो पाउंड में जो अर्निंग करते हैं उनको तो असर पड़ेगा ही, एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स फोकस में आता है, वोकहार्ट का भी वहाँ पर कारोबार है, टाटा कंज्यूमर भी है, रखे नज़र। आईटी कंपनीज के लिए तो खैर दोनों तरह से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रुपया भी वीक हो रहा है तो वहाँ का भी फायदा है, बट जो पाउंड में अर्न करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो नुकसान की बात है ही। बट टाटा मोटर्स की बात चल रही है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है, और ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आशीष भी बात कर रहे थे, 400 का लेवल टाटा मोटर्स पर आपको आते हुए दिखा है। तो
इंडियन कंपनीज जिनका ब्रिटेन में कारोबार है उनके लिए नेगेटिव खबर डेफिनेटली बनती है। एक बार किरण जी से राय लिया है टाटा मोटर्स के 400। बिल्कुल, किरण जी समस्या। कमजोर तो है ही, 400 के आसपास पहुंच चुके हैं, अगला बड़ा सपोर्ट कहाँ है? अनिल जी 400 पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपको और दीप को, सारे पैनलिस्ट को, और नवरात्रि की सब बहुत बहुत शुभेच्छा आप सभी को और दर्शकों को भी। टाटा मोटर्स में 400 का पहला सपोर्ट तो है ही, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है वो 385 का है। तो मेरा मानना है कि 385 के आसपास अगर आता है तो मीडियम टर्म आउटलुक से आपको टाटा मोटर्स खरीदी करने की सलाह होगी, जहां पे एक पुल बैक आपको 450 470 तक ले जा सकता है, और आपका स्टॉप लॉस 365 का होगा डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, ये काउंटर रेडार पर नहीं, 400 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज इंटरडे में 392 का लो भी इसने टच किया था। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। देवांशु, भाई का स्टॉक रडार पे आया है और आईटी स्टॉक मेरे रडार पे आया है। पहले जब मार्केट पॉजिटिव होता था तो आईटी स्टॉक्स में नेगेटिव मूव देखने को मिलता था। आज जब मार्केट्स ओवरऑल नेगेटिव मूव दिखा रहे हैं तो आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो ये संकेत है कि आईटी स्टॉक्स में यहाँ से एक बढ़िया पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो जो आईटी स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है टेक महिंद्रा। 1038 1040 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा पे यहाँ पे सीएनबी पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से आज एक अच्छा रिबाउंड, अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। जैसे ये स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 1050 का ब्रेक होगा 1050 और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर टेक महिंद्रा के अंदर यहां से एक बढ़िया पुल बैक, बाउंस बैक ऊपर की तरफ इसी हफ्ते में देखने को मिलेगा। तो टेक महिंद्रा पे यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 1020 का स्टॉक के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1060 का पहला टारगेट बनेगा, 1080 का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा को यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। टेक महिंद्रा का 1040 का कॉल अभी 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 27 रुपए से लेके 32 रुपए तक के टारगेट टेक महिंद्रा के 1040 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 1060 1080 ये दो लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। 1020 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बस इंसाफ से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका वसीम साहब। पहले तो बताएं सर, बाजार पर व्यू 17,000 टच करके आया है, थोड़ा ऊपर है, क्या करना है सर? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपको जैसे कहा आज का मौका है, इसमें ज्यादा धूप मत सेकिए कि कल भी मिलेगा, क्योंकि आपको डाउन साइड पे लिया नहीं जाएगा। 17,000 पे शुरू तो कीजिए, अगर नहीं रह गए तो रह गए, क्योंकि ये बाजार कुछ और बता रहा है। आज आपने आपके ही चैनल पे डीएलएफ रिटेल बता रहा था कि रेंटल्स आर हायर देन प्री कोविड। आप टाटा मोटर की सेल देखिए, वो कह रहे हैं सीवी सेल्स विल बी हायर देन एवर। आप आईटी की आउटसोर्सिंग देखिए, आज नंबर देखिए। सो मेरे को तो अचंबा लगता है कि ₹1 के अगेंस्ट अगर सारी दुनिया बिक रही है, रुपया स्टिल स्ट्रांग। जब ये वापसी होगी अनिल जी 19,000 तक नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी कर लीजिए अच्छे नंबर्स के लिए। अक्टूबर बहुत बढ़िया महीना है और नवरात्रों के साथ तो आप पैसा बनना ही बनना है। तो आपको अपडेट भी दे दूं, कल भी परसों भी आपको कहा था अल्ट्राटेक आउट परफॉर्म करेगा अनिल जी। कोकिंग कोल एंड फ्यूल प्राइसेस फॉल। अल्ट्राटेक 6100 6050 पे इज अ स्टील 7,000 का भाव होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था आपको इंडिगो, आज भी देखिए टॉप गेनर है। और तीसरा गुजरात पिपावाव पोर्ट, वो भी आज ग्रीन में है, 2% अप है। इंडिगो 2100 से पहले मत बेचिए, अगर आप जाते हैं तो देखिए। मुझे 8-10 हफ्ते हो गए, इंडिगो दिख रहा है मुझे। एंड देयर सेल्स, देयर मार्जिन विल बी द हाईएस्ट एज क्रूड प्राइसेस फॉल। तो ये दोनों मेरे फंडामेंटल पिक्स है। अब आपके लिए 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। बस इतना बताएं सर। पहले लीजिए अशोक लीलैंड। देखिए अशोक लीलैंड इज प्रॉक्सी टू नॉट ओनली सीवी सेल्स बट बस सेल एंड देयर आईसीई इंटरनल कंबस्टन व्हीकल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो 155 रुपए के भाव में इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 175 ये न्यू टारगेट हाई जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको 140-42 पे कहा था, न्यू हाई गया है। 175 का टारगेट है अशोक लीलैंड। दूसरा पिक है कॉनकॉर। आप देखिए पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इससे अच्छा टाइम ही नहीं, क्योंकि चाइना स्लो डाउन में
दीज आर द बिगेस्ट गेनर। 705-7 में लीजिए, 680 का स्टॉप लॉस है, 750 से 775 का टारगेट कॉनकॉर पे। तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। कॉनकॉर लंबे समय बाद ये आता हुआ रिकमेंडेशन की लिस्ट में इस वक्त वसीम साहब की तरफ से 705 के आसपास चल रहा है, 680 का स्टॉप लॉस, 750 और 770 के 75 के टारगेट के लिए। धन्यवाद वसीम साहब, कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। तब उम्मीद करते हैं कि हरियाली ज़्यादा देखने को मिले बाजारों में, इसकी उम्मीद के साथ कल सुबह 9:45 बजे आप मिल पाएंगे वसीम साहब से फिर। ओके, बढ़ते आगे। एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर है और वो है पशुओं में तेजी से फैल रही एक बीमारी को लेकर। उस बीमारी का नाम है लंपी। लंपी की बीमारी से एक शेयर बड़ा सुर्खियों में है और वो है हेस्टर बायो। क्यों सुर्खियों में और किस तरह के प्रोडक्ट्स हेस्टर बायो बनाता है जिसकी वजह से उस स्टॉक में तेजी होती दिख रही है, वरुण है हमारे साथ तैयार पूरी डिटेल्स के साथ। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताता हूँ। इसको कहते हैं लंपी स्किन डिजीज, जो बेसिकली स्किन डिजीज। सो ये बेसिकली जो पशु है, बेसिकली जो कैटल्स है, उनमें फैल रहा है और अब तक 15 राज्यों के करीब 250 जिलों में जो है ये फैल चुके हैं और करीब करीब 20 लाख जानवर हैं जो इससे ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं और 1 लाख के आसपास जो पशु है वो ऑलरेडी अपनी जान इसके वजह से गंवा चुके हैं। खासकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैटल्स जो है या फिर सबसे ज़्यादा पशु जो है वो इससे इम्पैक्ट हुए हैं। अब इसके चलते हेस्टर बायो जो है वो फोकस में है, क्योंकि वैसे भी हेस्टर बायो जो है वो जानवरों से रिलेटेड वैक्सीन जो है उनको बनाने का काम करती है। आज ही इनकी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें इन्होंने कहा कि बेसिकली ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है, आप अगर इसको देखेंगे ना तो इसकी अभी तक कोई अप्रूव वैक्सीन इंडिया में नहीं है, लेकिन एक वैक्सीन है गोट पॉक्स वैक्सीन की, जो कि जिसका इस्तेमाल दरअसल लंपी स्किन डिजीज़ के लिए किया जा रहा है, इसको ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है और इसको बनाने का काम जो है वो हेस्टर बायो करती है। इनफैक्ट केवल हेस्टर बायो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो केवल हेस्टर बायो बनाती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सरकारी क्षेत्र की भी एक कंपनी है जो कि इसको बनाने का काम करती है और हेस्टर बायो का कहना है कि इसकी पूरी सप्लाई जो है, खासकर काफ़ी बड़े पैमाने पे सप्लाई जो है वो हेस्टर बायो कर रहा है इस गोट पॉक्स वैक्सीन की। इनफैक्ट मुझे पता है कि अब तक करीब करीब 3 से 4 करोड़ डोजेस के आसपास की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी ये कर चुके हैं और एक डोज की अगर आप कीमत देखेंगे तो ये आती है करीब 5 रुपये के आसपास की। और बेसिकली ये कोविड जैसा है जिसको आप रिकरिंग हर 10 महीने में आपको इन पशुओं को लगाना पड़ेगा अगर इस डिजीज़ से बचना है तो। अब जो प्राइवेट जिनके पास पशु है, जिनके पास पेट जैसे जिन्होंने रखा है, वो तो अपने पशुओं को लगा लेंगे, लेकिन जो पेट नहीं है उनमें कहीं ना कहीं बीमारियाँ जो है वो काफ़ी हद तक फैल रही है और ये कंपनी जो है अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है। नो डाउट सिर्फ लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन के लिए नहीं बल्कि बाकी वैक्सीन के लिए भी, क्योंकि लंपी स्किन की तो वैक्सीन आई नहीं है। हाँ, एक बात और बताता हूँ, अफ्रीका में भी आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी की फैसिलिटी और वहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ की जो वैक्सीन है वो बनती है, लेकिन क्योंकि इंडिया में अप्रूवल नहीं है इसके लिए अभी तक ये वैक्सीन यहाँ नहीं लाई गई है। इसके लिए यहाँ पे जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस वजह से हेस्टर बायो जो है उसमें आपको तेज़ी देखने मिल रही है। तो ये है आपके लिए बड़ी रिसर्च की है। हाँ, निकाले पूरा। मतलब ये तो मुश्किल काम है, आसान नहीं कि कौन सी लगती है फिर कौन सी ये नहीं तो ये लगेगी। कितनी लगती है ये भी पता है। हाँ? कितने 1 ml 1 ml एक पर एनिमल। हाँ, एक पर एनिमल के लिए, पर बेसिकली काउस एंड बफेलोज इनको 1 ml में कितना सा होता है? लेकिन अनिल जी उतनी लगती है, इतनी से काम हो जाता है। हाँ, अच्छा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड वेट। मुझे पता है और उसकी कलर का नहीं पूछूंगा, नहीं तो ऐसा रेसिस्ट लगेगा। मतलब हाँ, ये मुझे इतना पता है कि 1 ml लगती है करके और 5 रुपए की वो वैक्सीन जो है वो आती है, केवल 5 रुपए की आती है। 5 रुपए की और हर 10 महीने में देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो क्या अफोर्डेबल भी है ना उस हिसाब से। करेक्ट। चलिए, ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग रिसर्च। हेस्टर बायो पर आती हुई दिख रही स्टॉक गजब के एक्शन में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा इस वक्त और माय गॉड 10% से 13-14% ऊपर है। वाह, क्या बात है। आइए बढ़ते आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे आगे और हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर लेकर आए। अमरीश, स्वागत है, बताएं क्या है खबर आपके पास। खबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर है। केपीआर मिल्स और इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं जो कि टेक्सटाइल या स्पिनिंग जैसे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए सरकार ने जो एटफ स्कीम जारी की थी उसकी मियाद खत्म हो रही थी और सरकार ने अब उसको एक्सटेंड करने का कैबिनेट नोट जारी कर दिया है
और सरकार को उम्मीद है कि इसको मंजूरी मिल जाएगी इस कैबिनेट में या फिर इसके अगली कैबिनेट में। और ये जो मियाद है वो अप्रैल 31 मार्च 2023 तक की होगी और 1 अप्रैल से सरकार एक नई स्कीम लागू करेगी जो कि एटफ पार्ट 2 होगी और इस स्कीम में मौजूदा स्कीम से और ज्यादा बेनिफिट सरकार देने की कोशिश कर रही है। सरकार के जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार जो नई स्कीम होगी उसमें स्पिनिंग इंडस्ट्री मशीनरी अपग्रेडेशन को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अभी तक जो स्कीम थी वो लगभग 17,800 करोड़ रुपए के आसपास थी जो कि 5 सालों में खर्च करनी थी। अब सरकार जो अगली स्कीम लाएगी उसमें 20,000 से 22,000 करोड़ तक का बजट एलोकेशन किया जा सकता है और इस पूरी जो स्कीम होगी उसका पूरा फोकस होगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी और इसके अलावा इंटीग्रेटेड जो पूरा इकोसिस्टम है डेवलप करना जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कुल मिलाकर सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले दिनों में भारत को एक्सपोर्टर के तौर पे देखा जाए और क्वालिटी जो एक्सपोर्ट है वो भारत से हो, जिसके लिए सरकार ने ये तमाम स्कीम जो चालू की हैं और जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार ये जो एटफ पार्ट 2 होगा वो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का होगा और ये 5 साल में सरकार मॉडर्नाइजेशन करने को पर जो खर्च करेगी और इससे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो ट्राइडेंट केपीआर मिल जैसी जो कंपनीज हैं उनको होगा। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। ईटफ्स वाली जो स्कीम है टेक्सटाइल सेक्टर से जिससे बड़ा पुश मिला था वो फिर से आती हुई दिख रही है और बड़े अमाउंट के साथ आती हुई दिख रही है। तो लगातार हम टेक्सटाइल सेक्टर पर बुलिश हैं दीप और 1 अप्रैल से एटफ स्कीम जो है वो सरकार लागू करने की तैयारी में। और जब हम टेक्सटाइल सेक्रेटरी से बात कर रहे थे तब उन्होंने हिंट भी दिया है कि हम एक नई स्कीम लेकर आएंगे। जो टफ्स की जो स्कीम है वो अब नए तरीके से आ रही, तो ये केपीआर मिल्स नाहर स्पिनिंग जैसे शेयरों के लिए काफ़ी फायदे की बात होगी उनके लिए। टाइमिंग सही रही आपने, 2 हफ्ते पहले आपने बोल दिया था कि अब टेक्सटाइल सेक्टर, हाँ, एक पुराना सेक्टर जो हमें पसंद था वापस रेडार पर आ गया। हफ्ते भर पहले वहाँ से देखिए फिर सारे डेवलपमेंट है और केपीआर मिल्स हमारे स्पेशल 25 में भी रहा हुआ। तो ये स्टॉक ऐसा है टेक्सटाइल सेक्टर में सियाराम हुआ, ये सियाराम आज सुबह शायद अविनाशी ने रिकमेंड किया था। एसपी अपैरल्स जो हमारा आज जैन साहब का सुपर हिट रहा था एसआईपी स्टॉक्स में भी, वो भी एसपी अपैरल्स भी लगभग 130% बढ़ चुका है हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से। तो ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जो अब भी आपको बढ़िया मुनाफा बना कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर आपको करना है फोकस, एकदम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका फोकस होना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, निफ्टी के निशानेबाज नितिन द्वारका हमारे साथ है तैयार। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? सर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की 2380 की हम पुट ऑप्शन लेंगे जो 23 रुपए में मिल रही है, यानी 2380 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन 23 रुपए में लेनी है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 11 रुपए का और इसके टारगेट होंगे करीब 45 रुपए का, यानी ये पुट यहाँ से डबल हो सकती है। अभी रिलायंस हम देख रहे हैं कि डे लो के आसपास है, निफ्टी में थोड़ा बाउंस आई बट रिलायंस में काफी सेलिंग है और एक ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री नीचे निफ्टी को पुल डाउन कर सकता है और रिलायंस करीब 2350-2340 की तरफ आ सकता है, यानी 30 से 40 रुपए की गिरावट यहाँ मिल सकती है। तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, तो रिलायंस पर पुट ऑप्शन खरीदें। नितिन जी, अगर रिलायंस गिरने वाला है तो फिर निफ्टी का क्या होगा सर? लेकिन निफ्टी के पूरे चांसेस हैं कि ये 17,000 के नीचे आनी चाहिए, मोस्ट लाइकली 16,800 की तरफ, यानी 250 पॉइंट यहाँ से करेक्शन मिलने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स हर जगह सेलिंग दिख रही है और एक्सपायरी भी सामने है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी अब प्रेशर बन जाएगा। और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी, इन सब में काफी शॉर्ट पोजीशन है और लॉन्ग रोलओवर्स जो लॉन्ग पोजीशन है वो ट्रैप हो चुकी है, एक्सपायरी सामने है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी प्रेशर बनेगा। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 16,800, 16,750 की तरफ इस मंथली एक्सपायरी में हम लोग आ जाएंगे। ओके, तो 16,800 के लेवल्स तो नितिन जी को दिख रहे हैं। यहाँ से रिलायंस भी गिरने के आसार दिखा रहे हैं नितिन जी को और यहाँ से बाजार में वीकनेस भी थोड़ी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए एक स्पेस जहाँ पर रखनी है नज़र वो है आपके एफएमसीजी स्टॉक्स। और एफएमसीजी एज अ स्पेस के लिए भी एक ट्रिगर है जिस पर हम बात करेंगे, बट उसमें से एक कंपनी है ब्रिटानिया जिसके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर बनकर आया है सामने। आइए इसके बारे में जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, स्टॉक भी होल्ड आउट कर रहा है आज वीक बाजार में, सुबह तो अच्छा खुला भी था, क्या चल रहा है ब्रिटानिया में?
बिल्कुल, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे कुछ चेंजेस आते दिखे। अब रंजीत सिंह कोहली को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के पद पर कंपनी ने नियुक्त किया है और जो वरुण बेरी जी उन्हें अब एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बना दिया गया है कंपनी के। आज से लेके आने वाले 5 साल तक रंजीत कोहली जी जो है वो कार्यकाल संभालेंगे एमडी के पद पर। अगर हम उनके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो रंजीत जी जो है वो ब्रिटानिया से पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स में प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर रहे हैं। उनका 25 साल का एक्सपीरियंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि वो इसी बैकग्राउंड से आते हैं, एफएमसीजी स्पेस से आते हैं, रिटेल इंडस्ट्री से आते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस देखें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ साथ एशियन पेंट और कोको कोला में उन्होंने काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया है। उनके लीडरशिप में अगर जुबिलेंट की ग्रोथ अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उनके लीडरशिप में जो सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ आती दिखी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो 1600 से ज़्यादा के स्टोर्स हमने देखे जुबिलेंट के खुलते हुए उसमें उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे कंपनी में उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी लीडरशिप थी। तो ये सब बैकग्राउंड के साथ अगर यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन पे आते हैं वो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आते, काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, ब्रिटानिया के लिए। और इसी पे जो वरुण बेरी जी ने जो कहा है कि रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टोटल फूड कंपनी बनाने का जो उनका लक्ष्य है उनमें उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक काउंट आने वाली है। ओके, तो नया मैनेजमेंट बदलाव हुआ है और उसके लिहाज से आपको स्टॉक पर रखनी है नज़र। होल्ड आउट किया है ब्रिटानिया ने आज ट्रेड में, देखते हैं यहाँ से कैसी मूव बनाता है। सच्ची जी, ब्रिटानिया के चार्ट पर कोई राय सर 3800 के आसपास? दीपांशु, यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग जंक्शन 100 के आसपास जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था एंड वहां से जो लगातार 4 दिन की तेजी थी वो तेजी से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये साइडवेज या कंसोलिडेशन मोड में है, बट स्ट्रक्चर अभी भी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी चाल बन सकती है 3880 के लक्ष्य के लिए। तो जरूर इसे बाय एंड डिक्लाइंस कैटेगरी में ही रखना है। अगर डिक्लाइंस आते भी है 3750 के आसपास के तो मुझे लग रहा है वहां पर भी खरीदारी करने का ही मौका होगा। एंड ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना चाहिए आपको अराउंड 3680 पे। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 3880 प्रॉब्ली 1 से 2 हफ्ते में वापस हासिल हो जाने चाहिए। स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है एंड सपोर्ट्स यहाँ पर एलिवेट हो रहे हैं, तो खरीदारी ही करनी है ब्रिटानिया में। तो खरीदारी कर सकते हैं ब्रिटानिया में। चार्ट्स थोड़े अच्छे दिख रहे हैं और ऑफ कोर्स खबर के लिहाज से भी स्टॉक इंपॉर्टेंट आपको इस लेवल पर दिखेगा। मीनवाइल बाजार फिर से फिसल रहा है और बैंक निफ्टी 38,600 का लेवल आपको तोड़ते हुए दिखा है। तो बैंक से थोड़ी फ्रेश सेलिंग आई है जिसकी वजह से निफ्टी भी अब वापस 300 पॉइंट की गिरावट आपको दिखा रहा है। डेज लो की तरफ वापस आपको बाजार मूव करते हुए दिख रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिसमें बिकवाली थोड़ी ज़्यादा बन रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सुबह ये भी रेडार पर आया था, 6.5% नीचे आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट में दिखेगा। किरण जी जरा देखें 600 के नीचे अब आ गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर। बिल्कुल दीप, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे 550 के आसपास है, वो आते दिनों में टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी के लिए जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली है उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस 517-18 का रहेगा, सॉरी 617-18 का रहेगा और शॉर्ट पोजीशंस में बने रहने की सलाह है। अगर फ्रेश पोजीशंस बनाने भी है तो स्टॉप लॉस 618 के साथ आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। पोजिशनली आपके टारगेट्स काफी नीचे के देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। और भी नीचे के पोजीशंस देख सकते हैं। इस बीच टाटा मोटर्स अब 400 के नीचे आकर सस्टेन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स पर भी। एक बार जरा आशीष सर से भी राय ली जाए टाटा मोटर्स। एग्जैक्टली आशीष सर, 400 रुपए में लेने जैसा है, थोड़ा इंतजार करें। अनिल जी, ये मैं अगले 3 दिन बिल्कुल इंतजार करना चाहता हूँ। अनिल जी, मैंने बोला अभी आप देखिए कि आखिरी आधे घंटे में कैसे अनिल जी 200 पॉइंट बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट निफ्टी टूवर्ड्स डे लो कर दिया। तो मुझे वो जो आप 3 दिन बोल रहे थे ना, वो 3 दिन की टेंशन नहीं अनिल जी कि कहाँ तक भाव जा सकता है उसकी टेंशन है। और अनिल जी अभी आप ना बोल रहे थे कि 25% पैसा लगाना चाहिए। मेरी अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 25 लगाइए, 50 लगाइए, 100 लगवा दीजिए। लेकिन ये सुमित ने जो डांस किया ना अनिल जी, मुझे ना आजकल ये डांस से बड़ा डर लग रहा है। आपने पिछले 15 दिन पहले अनिल जी डांस करवाया था यहाँ पे, तो अनिल जी वहां से हम डांस करते करते सड़क पे आ गए हैं। तो अनिल जी मतलब थप्पड़ से डर नहीं लगता, डांस से डर लगता है। डांस में रिवर्सल होता है। विनती है डांस ना करवाइए, आप झगड़ा करवा दीजिए चाहे, क्योंकि अनिल जी डांस में रिवर्सल होता है ट्रेंड का।
आप देखिए अनिल जी, डांस करते करते सड़क पे आ गए हम तो अच्छा है ना। देखिए अगर आप पगडंडी पे चल रहे हो, कच्चे रास्ते पे चल रहे हो, उससे सड़क पे आना इसे प्रोग्रेस ही माना जाएगा। आप कहाँ से आए वो रिलेटिव है, लेकिन देखो अगर उस समय 18,000 पे डांस हुआ तो नीचे आए, रिवर्सल हुआ। अब 17,000 पे डांस है तो रिवर्सल होगा। देखो आशीष जी, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, कहीं तो लेना पड़ेगा, कहीं तो बेचना पड़ेगा। या तो एक वो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे सारा पोर्टफोलियो जीरो कर दिया जाए, चाहे वो 18,000 हो 18,100, वो हो नहीं सकता। या एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ले लिया जाए। तो हम भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, अगले 5 दिन में लीजिए। अब आपकी मर्जी, अब हर मिनट में 150 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो गई, मार्केट है, ऐसा तो फिक्स तो रहेगा नहीं। अब 4-5 दिन में जिसका जहाँ मन करे वहाँ ले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। लेकिन हाँ, मौके तो सबको मिलेंगे। लेकिन सुमित जी का डांस पसंद नहीं आया तो आप बताओ, टाइमिंग वाली कुछ भी हो, अगर टाइमिंग नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, डांस में तो कोई खराबी नहीं ना। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट था अनिल जी, डांस था बिल्कुल ठीक था। बस सुमित जी, चलो एक दर्शक तो आपका पक्का हुआ, अगर फिल्म रिलीज हुई तो, बनी तो, और रिलीज हुई तो। अच्छा, बहुत बार बनने के बाद भी डब्बे में रह जाती है। हाँ। तो चलिए, वो फिर सलमान खान की एक स्पेशल अपीयरेंस भी तो फिर अरे वाह, वही क्या बात है। हाँ, गाना भी वो सलमान खान वाले गाना है, आशु जी ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए एक और अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। बुरी खबरों के बीच में कुछ अच्छा भी सुनिए। बिल्कुल। और वो है कि खाने पीने के जो तेल, वैसे पीते तो नहीं है लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, खाने पीने के तेल, हाँ साथ साथ में बोलने वाले, खाने के तेल के दामों में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। ये अच्छी बात है। चलो, खाने पीने की चीज़ों की भी महंगाई कम हो तो क्या बुरा है। कहाँ है गिरावट, क्यों है गिरावट, नेहा आनंद हमारे साथ है बताने के लिए। नेहा बताइए। सर, इंटरनेशनली हमने देखा, वैसे तो आज अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी कमोडिटीज थी वो सब गिरती हुई दिखाई दी है, लेकिन खाने के तेल हमारे रेडार पर पर्टिकुलरली आए हैं, और उसमें भी पाम तेल का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का जो 80% तक खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें 70% कॉम्पोनेंट पाम तेल का होता है। इसीलिए खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है। पाम तेल, मलेशियन पाम तेल की जो कीमत है वो हमने देखा है 1.25 से 1.5 साल के निचले स्तर पर चली गई। आज मार्केट खुलने के साथ ही 6 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली। और आपको याद दिला दूं कि मार्च में जब हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन पनपता हुआ देखा था रशिया यूक्रेन के बीच में, 7,000 रिंगिट के पार चली गई थी, रिकॉर्ड स्तर था। वहां से अब 3500 रिंगिट के भी नीचे कीमत आ गई है। तो आधे से अधिक की यहाँ पर गिरावट हमने बनते हुए देखी है। और क्योंकि ये गिरावट आई, हमने देखा चीन के मार्केट में सोया तेल हो, पाम तेल हो, वो गिर गए। सीबॉट पर सोयाबीन, सोया तेल वो 2 से 3 हफ्ते के निचले स्तर पर चले गए। गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था? कच्चा तेल तो गिरा ही, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो दुनिया के जाने माने तेल के एक्सपर्ट है दोराब मिस्त्री साहब, उन्होंने हाल फिलहाल में ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि खाने के तेलों में, पाम तेल में अभी गिरावट बाकी है, मौजूदा स्तरों से 30% और करेक्ट हो सकते हैं, और 2500 रिंगिट का लेवल भी यहां देखने को मिलेगा। और उसके लिए क्लियरली उन्होंने स्टेट किया है कि जो 2 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, यहां पर भरमार है सप्लाई की और इन्हें अपने स्टॉक्स को हल्का करना है। भारत ही इनका एकमात्र सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो यही कारण है कि हमने देखा है कि जो खाने के तेल है और प्राइमरीली पाम तेल की कीमतों में गिरावट आई है, और ये गिरावट अभी जारी रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, खाने पीने की चीजों के दाम, स्पेशली पाम तेल के। एफएमसीजी के लिए तो FMCG कंपनी के लिए अच्छा है, बहुत बड़ी खबर है। हम तो नहीं खाते ना पाम तेल, हम भी खाते हैं सर पाम तेल का या इस्तेमाल, हमें इनडायरेक्टली मजबूरी में खा लेते पता नहीं चलता। नहीं सर, ब्लेंडिंग तो होती है। आप जो साबुन यूज करते हैं, खाते साबुन थोड़ी खाते हम, नहीं खाते नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं ना। बिस्किट्स में इस्तेमाल होता है, वेफर्स में, जितने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, आप फ्राइज जो खरीदते हैं, चिप्स तो ये इतना हम दिमाग लगाते हैं हमारे बंसल जी जैसे लोग कि ये वाला नहीं खाना, हॉट ऑयल सब पाम ऑयल, कौन सा राइस ब्रांड ऑयल, सोया फ्लोर ऑयल, और कौन कौन से टाइप के ऑयल जो वो सारा खाया भी उसका तेल इधर निकल जाता है। बिस्किट खा लिया तो उसमें पाम ऑयल है। पाम ऑयल तो अच्छा नहीं होता ना हेल्थ के लिए। पाम ऑयल क्योंकि सबसे सस्ता होता है, काफी चीप पड़ता है सारी कंपनियों को, इसीलिए उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। अच्छा बंसल जी, सही है ये? बिल्कुल अनिल जी, सही है अनिल जी। ये बिस्किट तो कोलेस्ट्रॉल बम होते हैं अनिल जी, इससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा, कोई दूसरा खिलाए तभी, क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ अनिल जी, हमारे जो बंसल जी हैं अनिल जी, ये अनिल जी तेल की जांच करने के यंत्र भी है अनिल जी। क्या तो अनिल जी इनको किसी भी होटल में आप ले जाइए, कहीं पर भी खाने पर ले जाइए,
अनिल जी खाना खाकर बता देते हैं कि इसमें तेल कैसा है, अच्छी गुणवत्ता का है, खराब है अनिल जी, तो ये इनको महारत हासिल है अनिल जी। गजब यार, बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी। काश हम भी 15-20 साल से किचन में कुकिंग कर रहे होते तो हमारे में भी ये क्वालिटी आ जाती। हो न पाया, अब हो। थोड़ा लेट हिट हुआ यार। अब हो गया भी नहीं, अब तो बहुत लेट हो चुके हैं। बंसल जी, आपकी क्वालिटी के लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वंडरफुल। चलिए, ये है नेहा जी की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। खाने पीने के तेलों में दामों में कमी आने की पूरी संभावना। आइए, किरण जी तैयार है, एक बिगुल उनके लिए, किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, सेल का स्टॉक है और ऑप्शन स्ट्रेटेजी द्वारा ये ट्रेड लेने की सलाह है। गोदरेज सीपी ये बेचने की सलाह है, तो पुट बाय करेंगे 870 का, जो अभी लगभग 12 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इधर लेंगे 10 रुपए, यानी 2 रुपए का रिस्क लेंगे, और पहला टारगेट रहेगा आपका 17 का, दूसरा 19 का। तो ये काफी अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी रहेगी। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि लगभग 880 के आसपास था, वो टूटा है, और जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं तो 850 840 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये पुट ऑप्शन के द्वारा आप छोटे से रिस्क के साथ पुट ऑप्शन बाय करके चलने की सलाह होगी। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट से जहां पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए, पुट ऑप्शन के जरिए बेचना है, और पुट ऑप्शन खरीदना है 870 वाला आपको, और ये है 12 सवा 12 समझ लो, राउंड फिगर में क्या फ़र्क पड़ता है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 17 और 19 का टारगेट लेकर आप चलेंगे। आइए, अब वक्त है बैंक से बेनिफिट का। आशीष हमारे साथ हैं तैयार। आशीष, कितने 5 स्टॉक है ना सर? 6 स्टॉक देख रहा हूँ, 6 स्टॉक है बैन में, लेकिन अब लिस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। 3 ऐसे हैं स्टॉक जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से नीचे आ गई। डेल्टा कॉप 77% है, कैनफिन होम्स 78% है, अंबुजा सीमेंट बॉर्डर लाइन पर है लेकिन आ जाएगा, 80.1% है। तो ये भी स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा, लेकिन घुसने के लिए 2 तैयार है। एक तो BHEL है, 98% पर है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी करीब करीब आप राउंड फिगर 98% समझ लीजिए। तो 3 बाहर आ रहे हैं, 2 की एंट्री हो रही है। ओके, तो अंबुजा सीमेंट, कैनफिन, डेल्टा, ये 3 बार निकले। कैनफिन और डेल्टा तो पक्का निकल जाए, बराबर है। हाँ, अंबुजा भी सर 80.1 है, तो टाइम भी बचा, निकल भी सकता है। हाँ, अभी तो 20 मिनट है, वो भी टाइम बहुत है। चलिए, तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लिस्ट आशु जी के स्टॉक्स हैं, अंबुजा डेल्टा दोनों। हाँ, अरे आशु जी, अगले 3-6 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए डेल्टा कॉप और अंबुजा सीमेंट पर। अनिल जी देखिए, ऊपर में मतलब वो क्या कहते हैं, जब कई दिनों से उसमें बैन में चले गए हैं, तो अनिल जी इशू तो है, मतलब बैन में जाने से इशू तो है, क्योंकि अगर आप उसको आप सौदा चेंज नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, अगर लॉस हो रहा हो तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वो होती है, और फॉलिंग मार्केट में तो सबसे ज्यादा होती है। तो अनिल जी अभी तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब होप है कि अगले एक्सपायरी से 2 दिन पहले अगर ये निकल आए तो कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग कर पाए कुछ लोग। बट अनिल जी डेल्टा कॉप तो 210 15 205 उसी के मुंह में रहा है, तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इस पूरी एक्सपायरी में नहीं देखी गई है। बट यस, अंबुजा ने जी 400 से 580 90 तक, और 580 से अब 520 30 है, इसमें एक 50 रुपए की गिरावट आई है ऊपर से, और आज भी 535 40 के था और अभी नीचे आया है, क्योंकि इसी न्यूज पे कि आज भी चांस नहीं है। तो अनिल जी आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में यही प्रॉब्लम होती है, जो स्टक हो जाते हैं। और अभी पिछले हफ्ते आपने एक कवर किया था कि जो मार्केट कैप ये जो मार्केट वाइड लिमिट बढ़ने वाली है, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी अनिल जी, ताकि क्योंकि डैमेज कंट्रोल अनिल जी स्टॉक मतलब आपको पोजीशन में करना बहुत जरूरी है। जिसने डिलीवरी ली हुई है अंबुजा में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनिल जी जिसने फ्यूचर ले लिया होता है या कोई ऑप्शन के थ्रू स्ट्रेटेजी बनाई होती है, उसमें चेंजेस करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आई एम अगेन, जैसे अनिल जी मैंने बाकी मार्केट के लिए भी बोला कि जो 2-3 स्टॉक है हमारे, जी का स्प्रेड था, अंबुजा का था, कॉनकोर का था, कि हम मतलब उसमें मतलब उस ट्रेड को अगले 3-4 दिन तक अनिल जी मैनेज ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बस यही है कि एक लिमिटेड लॉस था, उसको और लिमिटेड करने की कोशिश कर सकते हैं अनिल जी, और जो बैन में चला जाता है उसमें वो नहीं कर पाते। तो ये एक फ्लिप साइड होता है बैन में जाने का।
ये है आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर आए, लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, जरा इसको बिग ब्रेकिंग में देख लीजिए। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आईपीओ आज खुलने जा रहा है, इनफैक्ट खुल चुका है, माग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड। ये एसएमई आईपीओ है जो बीएससी पर खुलने जा रहा है। आज से 29 तारीख तक खुला रहेगा। अब आप सोचोगे इसमें हम बिग ब्रेकिंग क्या दिखा रहे हैं? बिग ब्रेकिंग ये दिखाने की एक एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज ये एक मार्केट में घूम रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस आईपीओ में जी बिजनेस पर खरीदारी करने की राय दी गई है। मैंने वो खरीदारी करने की और पैसा लगाने की राय दी है। भसीन साहब की भी फोटो लगाई गई है, मेरी भी लगाई गई है, और इसमें कहा कि रिलायंस ने इसमें स्टेक खरीदी है। इतनी सारी चीजें एक साथ मतलब हाँ, जितने बड़े जो इनके हिसाब से जिस चीजें से ये आईपीओ बेचा जा सकता था वो। अच्छा, बाय द वे 1:57 पे मेरे पास भी एसएमएस आया है। अच्छा, एक JX Pro New PRO New इसी नाम से आया शीशा आपको भी? 5 एसएमएस है और एक 10 मिनट पहले भी अभी आया। 5 एसएमएस है बैक टू बैक। वाह, यही गलती सबसे बड़ी गलती की इन लोगों ने हमें ही एसएमएस भेज दिया। हाँ, अरे मैं देख रहा हूँ मेरे नाम से, मुझे तो पता भी नहीं कि आईपीओ भी खुल रहा है। मैं तो नाम ही नहीं सुना, क्योंकि एसएमई वाले तो अभी तक देखते नहीं कभी इतना क्लोजली कि कब खुल रहा है। मैं बोला ये आईपीओ मैंने कब बोला था? तो मेरी फोटो चिपका के और साथ में जी बिजनेस का लिख दिया कि रिकमेंडेड बाय जी बिजनेस। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो सब्सक्राइब टू। देव, आपको मुझे ऐसा लग रहा है भरोसा नहीं हो रहा। ऐसा ना और दिला दूं भरोसा। हाँ, और भरोसा। साथ में एक भाई साहब है जिन्होंने वीडियो बना के डाला है, जरा एक बार सुनिए उन्होंने वीडियो में क्या। अच्छा, नीचे देखो ग्रे मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, ये देखो। तो एक बार पहले जरा वीडियो सुनिए क्या कहा गया है, सुनिए। मार्ग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। इसका जीएमपी है ₹100। आईपीओ का प्राइस पर शेयर है ₹60। इस स्टॉक की रिकमेंडेशन दी है खुद अनिल सिंघवी ने। ये पूरा लंबा आपको सुनना है तो आप आगे जाके सुन सकते हैं, लेकिन 60 रुपए की आईपीओ प्राइस है, 100 रुपए का ग्रे मार्केट प्राइस बता रहे हैं और हमारे नाम से बेचे। मैं बहुत आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, न मैंने, न भसीन साहब ने, न जी बिजनेस पे किसी ने हमने इस आईपीओ को रिकमेंड नहीं किया है। आपको पैसा लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है। कोई हमारे नाम से बेचे ये ठीक नहीं है। जब हमने रिकमेंड नहीं किया तो बताना गलत है। हमने कंपनी के लीड मैनेजर्स को और कंपनी के प्रोमोटर्स दोनों को कांटेक्ट करके हमने उनको बता दिया भाई कि हमारे नाम पे आपके आईपीओ की ये फर्जी सलाह हो रही है, आप जरा चेक कर लीजिए। और हम साथ में ये जो डिटेल है सेबी को भी भेज रहे हैं। अनिल जी जी आशु जी। अनिल जी देखिए, आप ये जो यूज है मिसयूज है, ये मतलब जो जिसकी स्किल है उसी पे लिए करता है। अभी पिछले दिनों मुझे भी मतलब पिछले हफ्ते मुझे ही पता चला कि फेक चैनल बनाया किसी ने मेरे नाम का और बहुत सारी बाइंग रिकमेंडेशन दी है। तो अब अनिल जी, जो लोग कितने स्मार्ट हैं वही समझ गए कि इतनी बाइंग रिकमेंडेशन मैं दे ही नहीं सकता हूं तो मेरा फेक चैनल है। तो अनिल जी देखिए, आपकी जो रेपुटेशन है ना उसको यूज किया उसने। अनिल जी ने जरूर बोला होगा कि बेसिकली मन से आप बोलो। अनिल जी, हमारे पे तो इल्जाम भी नहीं लग सकता फेक वाला। नहीं, आपका तो गलती क्या ना, अगर आपके हैंडल आपके नाम से कुछ गलत एडवाइस देनी है तो शॉर्ट वाली दे दी थी, लॉन्ग वाली दी। बेसिक गलती वही कर दी, मतलब नकल में अकल नहीं लगाई। शॉर्ट के देते आदमी पहले से कान खड़े जा। आशु जी और लॉन्ग गलत है, वैसा है। So anyway, बट ये पहली बार देखा है सर। अभी पहले भी लोगों ने फर्जी रिकमेंडेशन की ट्राई करी, हमने भी हाईलाइट किया था, इंस्टाग्राम पेजेस आए थे। बट आपका नाम, जी बिजनेस का नाम, भसीन साहब का नाम, और फिर ऑडियो भी एक डाल दिया कि ये जी बिजनेस ने अनिल संघवी ने रिकमेंड किया। मतलब और फिर जीएमपी भी उसका बना दिया। इतना डेस्परेशन है लोगों का। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी रिकमेंडेशन देखें, हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ऑफिशियल हैंडल है, जी बिजनेस का ऑफिशियल हैंडल आपको पता ही है @जी बिजनेस, और मेरा ऑफिशियल हैंडल @anilsinghvi_, नीली टिक लगी हुई है जी। और हमारे बाकी दीप का हुआ, आशीष का हुआ, हम सबके हैंडल वेरीफाइड है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। तो आप ऑफिशियल हैंडल, और अगर किसी का वेरीफाइड नहीं लगता तो आप जी बिजनेस के हैंडल, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ट्वीट होगा तो जी बिजनेस के हैंडल से तो पहले होगा, फिर हम रीट्वीट करते हैं या जो भी है। सो आई थिंक सावधानी रखें। आपको बताने के पीछे पर्पज़ यही था ताकि आपको लगाना है आपकी मर्जी, नहीं लगाना आपकी मर्जी। हमारी कोई ओपिनियन नहीं है साहित्य के बारे में, हमने दिए। इसलिए अगर हमारे नाम पे कोई ओपिनियन दे रहा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये दूसरा केस हो गया है। भाइयों, ऐसा मत करो। आईपीओ मुश्किल में आप ही के आएंगे, हमारे नाम पे बेचने की कोशिश करोगे, फिर से भी आप पे एक्शन लेगी, फंसेंगे। इससे बढ़िया है आप अपनी क्वालिटी पे, अपने दम पर बेचे। जो भी कर रहा है
जो भी कर रहा हूँ, आई डोंट नो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनका जो भी पर्पस हो, लेकिन ऐसा करने में आप ही को नुकसान है। तो इसलिए हमारी टीम बहुत चुस्त और एकदम जागरूक है सर, बिल्कुल। अरे बिल्कुल लगी हुई, बिल्कुल। तो ढूंढ के निकालते हैं कहाँ क्या। हाँ, टेलीग्राम चैनल्स भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन हर हफ्ते नए फिर नए खुल जाते हैं। अच्छा, इतने तो हमारे ओरिजिनल अगर जो हैंडल है उसमें हमारे व्यूअर्स नहीं जुड़ते जितने इनमें जुड़ जाते हैं। मतलब 7 दिन वाले चैनल में 20-20 हज़ार आराम से, हाँ, बैठे बैठे। मतलब कोई कुछ भी रिकमेंडेशन डाल रहा है, रो रहा है, तो मतलब हालत ये हो गई कि रिकमेंडेशन चाहिए सबको किसी न किसी तरीके से, वैसा हाल। अभी भी मैं देख रहा हूँ सर, 3 तो एक्टिव दिख ही रहे हैं मेरे। हाँ, अनिल सिंह भी ऑफिशियल करके भी एक है। अच्छा, ओ। अनिल सिंह भी फैन करके भी एक है। लोग, मैं हूँ अनिल सिंह भी, मना दे एक और। गजब है भाई साहब, क्या होगा। थोड़ी सावधानी रखिए भाई, ये मत करिए, शांति रखिए अपना। और जो भी लोग ये इस तरह के देखे, अब आप सोचो हमारे हैंडल से कोई भी एक बार वो भाई साहब की आवाज़ जरा वापस सुनाओ, मेरे को वापस सुननी है, जिन्होंने रिकमेंड किया, जरा एक बार उनकी वो सुनाओ। कोई बिजनेस का आदमी इस तरह से रिकमेंडेशन करेगा, मैं उससे दूसरी बार लिंक न लूँ वापस, बैन कर दूँ मैं। सुनाइए वापस। मार्क एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। इसका जीएमपी है ₹100, आईपीओ का प्राइस पर शेयर है ₹60। इस स्टॉक की रिकमेंडेशन दी है खुद अनिल सिंघवी ने। वो पुराने रेडियो में न्यूज। हाँ, क्वालिटी बहुत ही खराब है भाई साहब आपकी, रिकमेंडेशन की भी और रिकमेंडेशन के तरीके की भी। सावधान हो जाइए, बाकी तो आपका जो होना है एब्सोल्युटली एक्सचेंजेस रेगुलेटर्स देखेंगे जो भी। बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसी एडवाइस जी बिजनेस अनिल सिंघवी, संजीव भसीन साहब या कहीं से भी आपको नहीं दी गई है, ये आप ध्यान जरूर रखें। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय। 17,000 के नीचे 1-2 बार निफ्टी जा चुका है, हालांकि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बताएं क्या नजरिया, क्या कर रहे हैं इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, वो आवाज बहुत ही कुछ मुझे भी याद दिला दिया। वो ट्रेन में जब मैं यहाँ पहले मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैवल करता था, तो ट्रेन में कुछ सामान बेचते ना, वो सामान बेचने वाली मेरे को आवाज लगी। ऐसा लग रहा है वो आईपीओ इस तरह से बेच रहा है ट्रेन में। वो बहुत ही पुरानी बिल्कुल आवाज तो वैसी ठीक है। तो उससे वो आवाज से यानी जी आपने सही पकड़ा, वो उससे ही समझ में आ गया कि वो आईपीओ नहीं बेच रहा है, कुछ ट्रेन में बेच रहा है। तो ऐसे आवाज को तो आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। बेचने वाला मार्केट का जाता है बस में या ट्रेन में एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी। जी बताएं जी। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बेच रहे हैं, वो मेहनत करके इतना अपना समय लगाकर एनर्जी लगाकर बेचते हैं। ये गलत है, ये चीज गलत है बस। जी जय बताइए। जी अनिल जी, मेरा ये कहना है कि बाजार में जहां तक व्यू है तो 16,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके नीचे मेरे हिसाब से क्लोज कल के ट्रेडिंग सेशन में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी तो उधर से एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज दैट्स द वेरी क्रूशियल लेवल व्हिच आई एम लुकिंग एट। 17,000 16,900 का जो लेवल है, और ये सपोर्ट की तरफ हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको अभी खरीदना चाहिए, जो 114 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है। काफी ओवरसोल्ड है मार्केट के जो रीडिंग्स है। मॉर्निंग में भी जब अनिल जी हमने रेकमेंड किया था कॉल ऑप्शन, तो वो 132 वाला 160 हो गया था, तो वहां से लगभग 100-125 पॉइंट का निफ्टी का बाउंस आया था। सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे से बाउंस आ सकता है। सो मार्केट्स में ट्रेंड डेफिनेटली रिवर्स हो चुका है फ्रॉम अप टू डाउन, बट इस लेवल्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर फिर हायर लेवल्स पर अगर आता है तो वहां पे शॉर्ट्स या तो पुट ऑप्शंस ऐड करें, तो दैट वुड प्रोवाइड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। हेंस 114 पर अभी खरीदना है। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अनिल जी, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 62 का स्टॉप लॉस रखना है। सो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। 62 के नीचे बंद होता है तो डेफिनेटली उसके नीचे आई अंडरस्टैंड कि 40-50 कुछ भी हो सकता है, तो दैट कुड बी द रिस्क। इसीलिए अग्रेसिव ट्रेडर्स बोले कि अगर उसके नीचे बंद आए तो ही एग्जिट करे, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,150-200 तक का एक आपको बाउंस देखने मिलेगा, और वहां पे हमें शॉर्ट साइड की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट्स इसके 114 पे हम खरीदते हैं, तो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा 157, सेकंड टारगेट वुड बी 173। सो सेकंड टारगेट एनर्जी छोटा दिया बिकॉज आई एम लुकिंग 150-200 तक का ही बाउंस। सो 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदते चले।
ओके, तो एक कॉन्ट्रा व्यू लेने का वक्त आ गया। 17,100 का कॉल खरीदे, 2 बार 17,000 के नीचे गया इंटरडे में निफ्टी, अब दोनों बार डिफेंड कर चुका है, बट डेफिनेटली ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव हैं, तो अपने रिस्क के हिसाब से आप इस पोजीशन को लें और लेवल्स का जरूर रिस्पेक्ट करें। आइए अनिल जी से भी ले लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, हालत तो खराब है सर, और जो डाउ फ्यूचर्स की वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे थे, 1 बजे 25 पॉइंट ऊपर, 2 बजे फिर हमने देखा 50-60 पॉइंट नीचे, उसके बाद 1:30 बजे 125 पॉइंट नीचे, और अब 250 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी वॉलेटाइल हो चुके हैं अनिल जी डाउ फ्यूचर्स, और उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर भी, जो 300 पॉइंट का कट निफ्टी पर इस समय दिख रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोप के बाजार भी 0.5% ऊपर थे, अब आपको 0.5% नीचे दिख रहे हैं, तो वहां पर भी तेजी से गिरावट आई है। कच्चा तेल राहत के संकेत दे रहा है, $85 पर है ब्रेंट, 78 पर नाइमेक्स, और ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर से गिरा जरूर है, बट रुपया और नीचे फिसला है सर, अब 60 पैसे नीचे रुपया है। बताएं क्या करके जाना है। शांति। अगर इन्वेस्टर हैं तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट आज चली जाएगी। ट्रेडर्स के लिए तो हम कह चुके हैं कि आपको इंट्राडे ही रखना है, पोजीशन ओवरनाइट पोजीशन रखना, आइदर साइड रिस्की है। 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, कौन बोल सकता है कि ये 500 नीचे बंद नहीं होगा, या कौन बोल सकता है कि ये थोड़ा ऊपर नहीं होगा। तो डाउ का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। अब हमें लग रहा है, फ्यूचर्स लग रहे हैं, क्या पता डाउ थोड़ा आपको डॉलर इंडेक्स पे एक्शन दिखाता हुआ नजर आया, या डॉलर इंडेक्स से वापस 114 हो जाए तो क्या कर लोगे। सो आई थिंक ट्रेंड नीचे की तरफ का है, कमजोरी का है, और उस कमजोरी के ट्रेंड में आपके लिए खरीदना मुश्किल है। और 4-5 दिनों से लगातार गिरने के बाद कभी भी बाउंस बैक आ गया तो आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। ऐसे में ओवरनाइट पोजीशन ना रखें। 2-4 दिन साल के ऐसे होते हैं जहाँ ना ट्रेडिंग करें तो क्या फर्क पड़ता है ओवरनाइट पोजीशन। फिर भी अगर किसी को करना है तो अपनी व्यू के हिसाब से ऑप्शन ले। आपका मंदी का व्यू है, पुट ऑप्शन लेके जाइए, तेजी का व्यू है, कॉल ऑप्शन लेके जाइए, वो करना आपके लिए ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि आप कोई एक तरफा ऐसे ट्रेड करें। और बाकी और रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, तो एक छोटी इंस्टॉलमेंट आज के लिए अगर चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टर की हम बात सुबह भी कर चुके हैं, दोपहर में भी कर चुके हैं, उसमें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो धीमे धीमे, या तो फिर क्या है कि आप 2 चीज़ डिसाइड कर लो कि इस दिन इतनी बजे ही पैसा लगूंगा, वो आपको पता होगा वहाँ बॉटम बनेगा, या बताओ इस लेवल पे आएगा तभी लगूंगा। अगर वो कर सकते हो तो भी हर्ज नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है मार्केट को प्रेडिक्ट करने का, पैसा लगाने का, वो कर ले तो ठीक है। वो मुझे नहीं आता दोनों ही चीज इसलिए हम कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़ों में लगा लीजिए। ये गिरते हुए बाजार में यहाँ पे धीरे धीरे आपको खरीदारी करने का मौका देखना है, और थोड़ा सा व्यू लॉन्ग टर्म रखेंगे, मिड टर्म रखेंगे तो जल्दी पैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म रखेंगे तो बनने में मुश्किल होगी। अंडरस्टूड सर। चलिए क्लोजिंग से पहले कुछ स्टॉक्स पर जल्दी से राय लेनी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन कहीं कैश काउंटर्स में आ रहा है। सीएट, बंसल जी जरा इसका एक बार चार्ट देखें, अभी अभी स्पाइक आया थोड़ी देर पहले, 4.5% ऊपर है स्पाइक, को पिछले 5 मिनट में ये मूव हुई है। सीएट में क्या चल रहा है बंसल जी? दिपांशु, सीएट का टेक्निकल चार्ट देखें तो इसमें वाकई में एक अपमूव देखने को मिला है, और स्टॉक ऑन अ एज ऑफ फ्राइडे के हाइस के ऊपर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, और एक बुलिश कैंडल बन रही है। तो जिनके पास है दिपांशु, होल्ड करना चाहिए, और नई खरीदारी भी की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस नियर बाय नहीं है। 1568 का स्टॉप लॉस बैठता है, और टेक्निकली 1640 1650 तक ये अपमूव इजीली कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीएट जिस पर आपको रखनी है नजर। सुमित जी, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जरा इसका चार्ट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आया, पिछले 1 ही घंटे में हुआ है। 12% तक स्टॉक ऊपर गया, और फिर जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आया, अभी 3% ऊपर है। क्या चल रहा है इसमें सुमित जी? दीपांशु, देखिए मोमेंटम बना था स्टॉक के अंदर, और लास्ट आधे पौन घंटे के अंदर स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड, अच्छा एक बाउंस भी देखने को मिला था। लेकिन फ्रेश बाइंग एक बार वेट करे। वेस्ट लाइफ के अंदर ऊपर में 700 और 725 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल निकलने के बाद इसमें फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक इसके अंदर थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 775 का नीचे में सपोर्ट बनेगा, 725 का ऊपर में 650 675 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा, 725 का ऊपर में रेजिस्टेंस बनेगा। तो फ्रेश खरीदारी 725 के ऊपर ही करना है, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। ओके, वेट एंड वॉच वाली राय है आपके लिए, और वेट एंड वॉच की राय के बीच में जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। जय जी बताइए। अनिल जी, 6300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे अल्ट्राटेक का, 33 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। 100 का लॉट साइज है, 0 या 0 ट्रेड के हिसाब से इसको खरीदना चाहिए। इसके टारगेट्स अनिल जी ऊपर में बनते हैं 70 से लेके 100 रुपए के, ये 70 to 100 आपको देखने मिल सकता है। ये 0 ट्रेड है, सो 33 पर खरीदे, 0 स्टॉप लॉस, 70 to 100 के टारगेट्स।
6140 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है और आज की रिकवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 6400 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं ये वीक में। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और 3300 का रिस्क होगा एक लॉट के ऊपर, तो रिस्क लोड काफी बढ़िया बन रहा है अनिल जी इस लेवल्स पर, इसीलिए ये ट्रेड रेकमेंड किया है अल्ट्राटेक का 6300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। सीमेंट पैक पर वापस जय को मोमेंटम लौटते हुए दिख रहा है। बाय द वे अंबुजा में भी एंड में एक अच्छी रिकवरी आपको बनती हुई दिखी थी, इस स्टॉक पर भी रखें नजर। हालांकि इंडिया सीमेंट्स आज 8% टूटा है, ये इंटरेस्टिंग है। अंबुजा भी वापस आपको फिसलते हुए दिख रहा है, थोड़ी देर पहले रिकवरी के आसार इस पर आपको आते हुए दिखे थे। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग सेशन रहा है बाजार के लिए, क्योंकि एक्सपेक्ट किया था बाजार फिसलेंगे। इनिशियल गिरावट के बाद और भारी गिरावट आई और डेज लो से ज्यादा दूर आप नहीं क्लोज हो रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग पर 17,000 डिफेंड जरूर कर रहा है निफ्टी। इंट्राडे में तो ऑफकोर्स इसके नीचे 2 बार जाते हुए भी दिखा था। बैंक निफ्टी पर बड़ा कट है, 900 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स भी आपको 900 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स हैं जिन्होंने किया है होल्ड आउट। HCL टेक और इन्फोसिस 1.25% ऊपर, एशियन पेंट्स, डिवीज, TCS, अल्ट्राटेक, विप्रो, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। उसके सामने 6% नीचे था अदानी पोर्ट्स। टाटा मोटर्स में 6% की गिरावट रही। हिंडाल्को ये भी कमजोर था। मारुति, आइशर, इन दोनों ऑटो काउंटर्स में आपने वीकनेस देखी। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में भी गिरावट थी। एक्सिस बैंक आज फिसला है। ITC यूजुअली कमजोर बाजार में सपोर्ट देता है, आज सपोर्ट देने में नाकाम रहा, यहां पर भी गिरावट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स, M&M, ये सारे काउंटर्स आज ट्रेड में कमजोर थे। वायदा कारोबार की तरफ आइए। टॉप लूजर आपका RBL बैंक था 8%, इंडिया सीमेंट 8%, कैनफिन होम 7%, अंबुजा 7%, टाटा केमिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर, पीरामल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओबरॉय रियल्टी, नैल्को, ACC, वेदांता, BEL, DLF, BHEL, ये सारे आपको फिसलते हुए दिखे हैं। हर्षा इंजीनियर्स IPO के पहले दिन बढ़िया लिस्टिंग और उसके बाद 50% से ज्यादा की गेन्स के साथ क्लोज हो रहा था, तो आज कैश मार्केट में तो स्टार यही था। C8 में भी हमने थोड़ा मूवमेंट देखा। डेब्यू वीक 527 और वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, तो बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ बंद हुए हैं। अच्छा संकेत नहीं है। 250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। 20% सर्किट भी होगा उसका लिस्टिंग के बाद का जो बनता है। करेक्ट, लिस्टिंग के बाद का 20% सर्किट 450 पर लिस्ट हुआ था, तो 527 ना ऑलमोस्ट वही होता है। हाँ, थोड़ा 90 रुपये थोड़ा सा, ठीक बात है। ये है आपके लिए आज का पूरा एक्शन। धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।